ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानियों को भी सपोर्ट दे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 356। विवान, क्या तुम उन्हें एक मौका दे सकते हो? मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस उन्हें वैसे ही रहने देना जैसे वे अब हैं। तुम इसे अपने ससुर के लिए एक एहसान मान सकते हो। विवान ने ये सुनकर चुप्पी साध ली। हालांकि यह सच था कि उसने पहले ही एक निर्णय ले लिया था, लेकिन ब्रूस के साथ उसका रिश्ता बुरा नहीं था। और यह देखते हुए कि ब्रूस सान्या के पिता थे, उसने इस पर विचार किया और तय किया कि वह उसे थोड़ा सम्मान देगा। लेकिन बेशक उसे थोड़ा मुश्किल से काम लेना था। नहीं तो क्या ब्रूस सिर्फ उनके बीच के रिश्ते का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? यह नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो। विवान ने एक सख्त चेहरे के साथ जवाब दिया। साथ ही उसने एक ऐसे व्यक्ति का भाव बनाया जो थोड़ा कन्फ्लिक्टेड था। अपने पेशेवर अभिनय कौशल के कारण वह दोनों लोगों को आसानी से धोखा देने में सक्षम था। ओवन के होंठ उस समय थरथराए जब उसने विवान की बात सुनी। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब वे विवान के साथ बात कर रहे थे। उस समय उसने विश्वास नहीं किया था कि विवान द्वारा कोई बड़ा नुकसान होगा। आखिरकार, हालांकि वे पहले से ही नुकसान उठा रहे थे, वे उन्हें गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन जब विवान ने कहा कि वह अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे ऐसा करें, तो कुछ ही समय में वे पहले से ही विनाशकारी नुकसान उठा चुके थे। ब्रूस को पहले से ही पता था कि विवान का स्वभाव कैसा है, और इसलिए उसे पता था कि जब विवान ने पहले ही कुछ तय कर लिया है तो उसे मनाना एक कठिन काम होगा। अगर तुम अपने ससुर का एहसान नहीं मानते तो तुम शादी को भूल जाओ। ब्रूस ने गुस्से का नाटक करते हुए जवाब दिया। अगर ये किसी और समय होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन इस बार उसके पास कोई विकल्प नहीं था। भले ही विवान उनकी पहले से ही हुई हानि की मदद न करे, लेकिन यह बेहतर होगा कि वह उन्हें उनके पास जो कुछ भी है उसी के साथ छोड़ दे। हालांकि उसे पता था कि परिवार जो करने की योजना बना रहा था वह सान्या को चोट पहुंचाएगा। वह पूरी तरह से उन्हें दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि जब उसे समझाया गया था तो उसने इसे अस्वीकार नहीं किया था। वास्तव में वह इसके लिए उत्साहित था, लेकिन ये केवल तब था जब वह परिवार से बाहर 2 दशकों से अधिक समय तक रहा कि उसने अंततः ये समझा कि प्यार जैसी चीजें जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। विवान ब्रूस के शब्दों को सुनकर चुप रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका ससुर उसे ब्लैकमेल करेगा। क्या ये अब ब्लैकमेल है? विवान ने ब्रूस को अविश्वास से देखते हुए पूछा। हालांकि वह मुश्किल से काम ले रहा था, लेकिन उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि ब्रूस ऐसा कुछ कहेगा। हन्फ, मैं ही तय करता हूं कि क्या मैं उस व्यक्ति को स्वीकार करता हूं जिसे उसने घर लाया है या नहीं। और भले ही तुम दोनों की पहले से ही सगाई हो चुकी है, अगर मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की शादी हो तो ये नहीं होगी, ब्रूस ने जवाब दिया। विवान, तो मैं सान्या और सासू माँ को इसके बारे में बताऊंगा, विवान ने जवाब दिया। ओवन इस बीच पहले से ही उत्साहित हो रहा था जब उसने महसूस किया कि ब्रूस वास्तव में उसकी मदद कर रहा है। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तब बदल गई जब ब्रूस ने विवान और सान्या की शादी को रद्द करने के बारे में कुछ कहा। उसने पहले ही विवान से मिलने के बाद यह सोच लिया था कि वे विवान से जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं वह उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। अगर संभव होता तो वह उस समय ब्रूस को थप्पड़ मारने के लिए तैयार होता जब उसने ऐसा कुछ कहा, लेकिन वह केवल उसे घूर सकता था ताकि वह अपने शब्द बदल सके। लेकिन जब विवान ने अचानक ब्रूस को रिपोर्ट करने के बारे में कहा तो वह वास्तव में घबरा गया। उसने विवान को अविश्वास से देखते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? ये तो पुरुषों के बीच की बात है, तुम इसे किसी और को कैसे बता सकते हो? लेकिन सान्या मेरी होने वाली पत्नी है, मुझे उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, और मेरे ससुर के बुरे चरित्र के बारे में मेरी सास को बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, विवान ने गर्व से जवाब दिया। अंत में ब्रूस केवल सिर हिलाकर रह गया। उसे यकीन था कि जब उसकी पत्नी को पता चलेगा कि वह विवान और सान्या की शादी को रद्द करने के बारे में बात कर रहा था तो वह निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या तुम इस मामले पर विचार कर सकते हो? मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम उनकी मदद करो कि वे पहले से बेहतर हो जाएं, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम उनके खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दो, ब्रूस ने एक सांस लेते हुए कहा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, ओवन ने उसे गुस्से से देखा। वह पहले से ही विवान के साथ फिर से संबंध बनाने के तरीके खोजने की योजना बना रहा था। उसके बाद वे अपने संपर्कों का उपयोग करके अपने व्यवसायों और अन्य चीजों में सुधार करने जा रहे थे। लेकिन ब्रूस ऐसा क्या कह रहा था? क्या उसे अपने परिवार की परवाह नहीं थी? ओवन ने अपने दिल में शपथ ली। विवान ने खेल खत्म कर दिया था, इसलिए
उसने सीधे कहा, मैं उन्हें एक मौका दूंगा। अगर वे फिर से कुछ करते हैं तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। और स्मिथ परिवार के बारे में मुझे उम्मीद है कि कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने पहले ही ऐसा कुछ किया है जो मेरी सहनशीलता की सीमाओं को पार कर गया है। यह मेरे लिए ठीक है। यह नहीं है कि मुझे स्मिथ परिवार के साथ कोई विशेष संबंध है। ब्रूस ने अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उसके लिए, जब तक उसका परिवार ठीक है तो उसे दूसरों के परिवार की परवाह क्यों करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ तक कि वह खुद भी यूजीन द्वारा उठाए गए कदमों से खुश नहीं था। हालांकि उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसे पहले ही सान्या द्वारा इसके बारे में बताया गया था। इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति पर दया नहीं दिखा सकता था जो इतना अट्रोशियस व्यवहार कर रहा था, और इससे भी अधिक जब उसके कार्यों का लक्ष्य वास्तव में उसकी बेटी थी। उसके बाद वे कुछ मिनटों के लिए सामान्य बातचीत करते रहे, फिर अंततः विवान चला गया। वह वहां और अधिक समय नहीं बिताना चाहता था क्योंकि उसके पास वर्तमान में बहुत सारा काम था। मनोरंजन उद्योग पहले से ही अच्छी तरह से प्रगति कर रहा था, और वह निश्चित था कि बस 2 महीने में वे पूरे मनोरंजन उद्योग पर हावी हो जाएंगे। इसका कारण यह था कि उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था सिवाय गुणवत्ता वाली सामग्री जारी करने के। लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन भले ही उसने कोई नाटकीय कार्रवाई नहीं की हो, वर्तमान में द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी उद्योग की बात थी। द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी पहले से ही एक विशाल प्रशंसक आधार प्राप्त कर चुकी थी। ये केवल उन गानों के बारे में नहीं था जो वे जारी कर रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि फिल्में, श्रृंखलाएं और यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम, सब कुछ उच्च गुणवत्ता का था। लेकिन बेशक श्रृंखला जैसी चीजें उत्पादन में बहुत समय लेती हैं। इसलिए उन्होंने बस ट्रेलर जारी किए और वे पहले से ही शीर्ष ट्रेंडिंग सूचियों में आ गए थे। विवान ने तय किया कि कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी लाइव स्ट्रीम और डॉक्यूमेंट्री भी उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया ताकि वह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर सके जिनमें कई लोगों की रुचि थी। जहां तक कि उन मनोरंजन कंपनियों की बात है जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, उन कंपनियों को पहले से ही बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जब से उन पर पहले हमला हुआ था, वे अभी तक ठीक नहीं हो पाए थे। उन्हें पहले उस पर ध्यान देना था, इससे पहले कि वे द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोच सकें। एलेक्स ने निश्चित रूप से इस मौके का उपयोग द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी को बढ़ावा देने के लिए किया, विभिन्न कंपनियों के कई प्रशंसकों को चुराने में सफल रहा। इसके अलावा विवान ने फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी ध्यान केंद्रित किया। अपने पास मौजूद संपर्कों का उपयोग करते हुए वह कई सौदों को सुरक्षित करने में सक्षम था, जिससे फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थिरता सुनिश्चित हुई। एंटी ल्यूकेमिया गोलियों की बिक्री से पहले से ही लाई गई प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए, और इस तथ्य के कारण कि उनके द्वारा बेची जाने वाली सभी दवाओं की कीमत कम थी, ये पहले से ही एक बड़े उपभोक्ता समूह का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। संक्षेप में, विवान के अधीन वर्तमान में सभी कंपनियां अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रही थीं। यहां तक कि लड़ाई क्लब और इसी तरह वे भी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कई प्रतिभाशाली और विशेषज्ञों की भर्ती की थी। उनकी प्रतिष्ठा को द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी के विज्ञापन द्वारा भी बढ़ावा मिला। और बेशक द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा विज्ञापित सभी चीजें गुणवत्ता की थीं। वे किसी भी चीज का विज्ञापन नहीं करते थे जिसे धोखाधड़ी माना जाता था। किसी भी चीज का विज्ञापन करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि यह वैध है। यह नियम था जो विवान ने स्थापित किया था। ज्यादा समय नहीं हुआ था जब विवान अपने विला में पहुंचा, उसे पता चला कि सान्या और ओलिविया दोनों मौजूद थीं। यह उनके नियमित प्रशिक्षण का समय था। विवान ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मामले पर चला गया। दोनों लड़कियों की प्रगति काफी अच्छी थी, और सान्या की तरह ओलिविया भी तेजी से सीख रही थी। विवान उससे प्रभावित था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह उस उम्र में इतनी सक्षम थी, हालांकि उसने उस तरह की पेशेवर प्रशिक्षण नहीं ली थी जो उसने प्रदान की थी। साथ ही विवान पहले से ही सान्या को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। ये देखते हुए कि मजबूत धरोहर के लोग बहुत मजबूत थे, वह नहीं चाहता था कि कोई दुर्घटना हो क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं थी। हालांकि यह सच था कि उसने सान्या की सुरक्षा के लिए सामंथा को निर्देशित किया था। वह भी एक इंसान थी और कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वह सब कुछ होने से रोक सकती है। सिस्टम, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं सान्या के स्तर को बढ़ाने के लिए कम से कम एक मौका उपयोग कर सकूं? विवान ने सिस्टम से पूछा जब उसने दोनों लड़कियों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखा। बिल्कुल नहीं। वर्तमान में आपके पास जो अधिकार है वह केवल आपको प्रभावित कर सकता है। आपको दूसरे स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी ताकि यह अंततः आपके दूसरे आधे को प्रभावित कर सके। और यदि आप इसे अपने किसी अन्य व्यक्ति पर लागू करना चाहते हैं जो आपके साथ संबंधित है, तो आपको अपने अधिकार को तीसरे स्तर तक बढ़ाना होगा। विवान केवल निराशा में सिर हिलाकर रह गया।
हालांकि उसके पास इतनी उम्मीद नहीं थी, कम से कम वह समझ गया कि ये दूसरे स्तर के अधिकार में है। इसने उसे और तेजी से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प दिया। अब ये केवल मजबूत धरोहरों में जाने का मामला नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करने का मामला था कि सान्या पर्याप्त मजबूत हो। इसी समय उसे अंततः यह एहसास हुआ, सिस्टम को दूसरे स्तर में अपग्रेड करने की एक शर्त यह थी कि उसे एक प्रेमिका होनी चाहिए। और अब उसके पास केवल एक प्रेमिका नहीं थी, बल्कि एक मंगेतर थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले सिस्टम को गलत समझा था, लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित था कि सिस्टम सान्या को प्रभावित कर सकेगा जब तक वह अपने अधिकार को दूसरे स्तर में अपग्रेड करता है। जहां तक ये सवाल था कि क्या ये सकारात्मक प्रभाव होगा या नकारात्मक, विवान केवल आशा कर सकता था कि ये सकारात्मक होगा। जैसे ही दोनों लड़कियों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई खत्म की, उन्होंने एक साथ दोपहर का भोजन किया। इसके बाद ओलिविया जल्दी में चली गई, क्योंकि उसे अपने पिता की जरूरत थी। जब सान्या ने स्नान किया, विवान ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलने में कोई आपत्ति करोगी? क्या? सान्या ने भ्रमित होकर विवान की ओर देखा। ये पहली बार था जब वह वास्तव में उसे बाहर ले जाने की अनुमति मांग रहा था। इसके अलावा उसने सोचा कि इस बार क्या खास है, ये देखते हुए कि वे पहले ही कई बार बाहर जा चुके थे आनंद लेने के लिए। बस बताओ, हाँ या नहीं? विवान ने फिर से एक रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछा। मैं नहीं चुन सकती हूँ, सान्या ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाती, विवान ने उसे उठाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। राजकुमारी की तरह उसे उठाते हुए उनकी आंखें मिल गईं। हे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो, सान्या ने विवान की आंखों में देखते हुए लज्जित होकर कहा। हालांकि वह उससे नीचे रखने के लिए कह रही थी, उसने प्रतिरोध करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, विवान ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, फिर दरवाजे की ओर बढ़ा जो विला के बाहर जाता था। सान्या दूसरी ओर विवान की गर्दन के चारों ओर अपने हाथ लपेटे हुए थी, और सच कहूं तो वह विवान से मिल रही इस विशेष देखभाल का आनंद ले रही थी। फिर भी वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि विवान उसे कहाँ ले जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत करो, मैंने इसके लिए पर्याप्त तैयारी की है। तुम हाल ही में बहुत व्यस्त रही हो, और मुझे ये सुनिश्चित करना है कि तुम पर्याप्त आराम कर रही हो। मैं तुम्हें अधिक काम नहीं करवा सकता, है ना? विवान ने जवाब दिया। हंस, बेशक मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। अगर तुम इतनी सारी कंपनियों के मालिक नहीं होते तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही होती। मैं अपनी माँ की कंपनी में आराम से बैठकर उसकी मदद कर सकती थी, सान्या ने उसे चिढ़ाते हुए जवाब दिया। विवान केवल हल्का सा हंस पड़ा जब उसने उसकी बातें सुनी। साथ ही वह ये सोचने लगा कि शायद उसे उसके काम को कम करना चाहिए। ये सच नहीं था कि वह उसे बहुत सारा काम दे रहा था, ये बस इतना था कि उसने इसे करने पर जोर दिया था, और अगर विवान उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता तो वह हड़ताल पर चली जाती और तब तक उससे बात नहीं करती जब तक वह सहमत नहीं होता। कोई विकल्प न होने के कारण उसे सहमत होना पड़ा, लेकिन बेशक उसने केवल उन कंपनियों को उसे दी जिनमें बहुत काम नहीं था। अन्यथा क्या वह सुनिश्चित नहीं करेगा कि वे दोनों एक साथ अपने गुणवत्ता के समय का आनंद न लें? जैसे ही वे विला से बाहर निकले, सान्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह ये देखकर चकित रह गई कि उसके सामने एक शानदार घोड़ी खड़ी थी जो उसकी सांसें रोकने वाली सुंदरता में थी। उसकी शानदार उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। वह ऊंची और गर्व से खड़ी थी, जिसमें एक शाही हवा थी जो नकारा नहीं किया जा सकता था। उसकी कोट जैसे शुद्ध बर्फ की तरह चमक रही थी। उसकी चमकदार चमक सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर रही थी और चारों ओर एक चमक फैला रही थी। उसका पतला लेकिन मजबूत ढांचा उसके प्राचीन कोट के नीचे सही ढंग से निर्मित मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहा था। हर एक आंदोलन उसकी एथलेटिसिज्म और ग्रेस को प्रदर्शित करता था, क्योंकि वह गरिमा और आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। उसकी गर्दन सुंदरता से झुकी हुई थी, सान्या की आंखों को उसकी बहती हुई माने की ओर खींचती हुई, जो शुद्ध सफेद थी। उसकी माने जैसे हवा में नृत्य कर रही थी, उसकी हर हरकत को रहस्य का एक स्पर्श देते हुए। घोड़ी की आंखें गहरे गुलाबी रंग की बड़ी, अभिव्यक्तिशील और आकर्षक थीं। वे बुद्धिमत्ता और एक कोमल जिज्ञासा के साथ चमक रही थीं, जैसे कि अनकही ज्ञान की उम्र को अपने भीतर समेटे हुए। लंबी पलकें इन मंत्रमुग्ध करने वाले गड्ढों को फ्रेम करती थीं, जो उसके पहले से ही सांसारिक चेहरे में एक अतिरिक्त आकर्षण और नारीत्व का स्तर जोड़ती थीं। उसकी कान सतर्कता से खड़ी, लगातार अपने चारों ओर की आवाज़ों को सुन रही थीं, उसकी सतर्कता और तीव्र इंद्रियों को दर्शाते हुए। लेकिन केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति ही नहीं, बल्कि उसकी शांत स्वभाव में एक दयालुता और कोमलता थी जो तुरंत सान्या को सहजता का अनुभव कराती थी। जैसे ही उसकी आंखें घोड़ी की आंखों से मिली, उसे एक संबंध का अनुभव हुआ, जैसे उसकी आत्मा उसकी अपनी को छूने के लिए बढ़ रही हो।
घोड़ी की कोमल उपस्थिति गर्मी और करुणा का संचार करती थी, जिससे उनके बीच एक तात्कालिक बंधन बन गया। विवान ने उसे जमीन पर रखा, क्योंकि उसने उसे घोड़ी के पास जाने दिया। सान्या पहले से ही घोड़ी से मोहित हो चुकी थी, क्योंकि घोड़ी उसके लिए प्रतिरोध करने के लिए बहुत सुंदर थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से घोड़ी को छुआ। उसने उसकी माने को सहलाना शुरू किया, और घोड़ी ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। वास्तव में उसने पहले से ही अपने सिर को उसके खिलाफ रगड़ना शुरू कर दिया। विवान केवल सिर हिलाकर रह गया और कहा, इसका नाम बेला है। मैंने इसे तुम्हारे लिए लिया। मुझे नाम बहुत पसंद है, सान्या ने उत्साह से कहा। जिस खुशी का वह अनुभव कर रही थी, उसके कारण उसने ये भी भूलना शुरू कर दिया कि वह वास्तव में कितनी थकी हुई थी। उसने बेला को गले लगाना शुरू किया, घोड़ी की चिकनी कोट को गले लगाते हुए आराम का आनंद लेते हुए। विवान ने घोड़ी को खरीदने के लिए सिस्टम के माध्यम से किया था। पहले उसने घोड़े की दौड़ के ट्रैक की तलाश करने का निर्णय लिया था, और एक बार जब उसने उनमें से एक को खरीदा तो उसने फिर से उसे बेच दिया। और उस समय जो पहले आय का इनाम मिला था, उसके कारण वह एक और बड़े घोड़े की दौड़ के ट्रैक को प्राप्त करने में सक्षम था। उस समय जो उत्साह वह महसूस कर रहा था, उसके कारण उसने एक और दौड़ के ट्रैक को खरीदने का निर्णय लिया, और उसे बेचने के बाद उसे पहले आय के इनाम के रूप में 5 घोड़े मिले। और बेशक जो कुछ भी सिस्टम से इनाम के रूप में नहीं आया, वह सामान्य या औसत माना गया। जिन 5 घोड़ों को उसने सिस्टम से प्राप्त किया था, वे 8 साल के मानव की बुद्धिमत्ता रखते थे। इसके अलावा वे सबसे अच्छे घोड़े से भी कहीं अधिक मजबूत थे। और विवान ने केवल एक पुतले को निर्देशित किया था कि बेला को लाने के लिए, क्योंकि वह उन 5 में एकमात्र मादा थी। वह इसे सान्या को उपहार देने का इरादा रखता था। और बेशक घोड़ी के सान्या के प्रति इतना सहयोगी होने का एक कारण ये था कि उसने पहले से ही यह महसूस कर लिया था कि विवान और सान्या के बीच का रिश्ता बहुत करीबी था। और इसके अलावा एक और तथ्य ये था कि उसे सान्या बहुत पसंद थी। तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम अपने सामने मौजूद उपहार को पसंद करती हो? विवान ने पूछा। पसंद? मुझे ये बहुत पसंद है, सान्या ने उत्साह से एक्सक्लेम किया। उसी समय उसने घोड़ी को छोड़ दिया और विवान की ओर कूद गई, फिर उसके गाल पर एक चुंबन दिया। धन्यवाद विवान, तुम सबसे अच्छे हो, सान्या ने उत्साह से कहा जब उसने उसे गले लगाया। विवान की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने सान्या को अपनी बाहों में लपेटा, उसे और भी करीब खींचते हुए। जब तक तुम इसे पसंद करती हो, तब तक मैं ठीक हूँ। अंत में जब उसने उसके बालों को सहलाया, तो उसने संतोष के साथ कहा। नेह। जैसे ही दोनों लोग पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर रहे थे, बेला और अधिक सहन नहीं कर सकी और उन पर चिल्ला दी। जब उसने घोड़ी की चिल्लाहट सुनी, तो सान्या एक छोटी लड़की की तरह हंस पड़ी। जैसे उसने बेला की ओर देखा और कहा, तुम भी, बेला? तो क्या तुम घोड़े पर बाहर जाने के बारे में क्या सोचते हो? विवान ने सान्या से पूछा, जो अभी भी उसकी बाहों में थी। सान्या की आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठी जब उसने ये सुना। वह बस बेला की पीठ पर चढ़ने के बारे में सोच रही थी, और विवान ने अचानक यह सुझाव दिया। सान्या ने जल्दी से सिर हिलाया, जैसे वह डरती थी कि विवान अपना मन बदल लेगा। और अगले ही पल उसने विवान की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की और घोड़े पर चढ़ गई, जब अचानक विवान ने उसे वापस खींच लिया। क्या हुआ? सान्या ने उलझन में पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि विवान उसे वापस क्यों खींच रहा था, जब वह उसे बाहर ले जाने का सुझाव दे रहा था। यह लो, तुम अभी भी थकी हुई हो और तुम इस तरह बाहर जाना चाहती हो। मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने दूंगा, विवान ने गंभीरता से कहा जब उसने उसे शरीर को मजबूत करने वाले समाधान की बोतल दी। शरीर को मजबूत करने वाली गोली का उत्पादन फिर से शुरू हो गया था। इस तथ्य के कारण कि सेना को शरीर को मजबूत करने वाले समाधान की उच्च मांग थी, विवान को ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर को गोलियों के उत्पादन को जारी रखने के लिए निर्देशित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और चूंकि उत्पाद के लिए सामग्री सस्ती थी, हालांकि वैज्ञानिकों के समूह को यह समझ में नहीं आया कि उन्हें दोषपूर्ण गोलियों के उत्पादन को जारी रखने के लिए क्यों कहा गया, वे फिर भी जारी रखते रहे। सान्या ने मुस्कुराते हुए शरीर को मजबूत करने वाले समाधान की बोतल ली, और एक ही घूंट में उसने समाधान पी लिया और महसूस किया कि उसके शरीर से गायब हुई ऊर्जा अद्भुत गति से वापस आ गई। हो गया, क्या हम अब जा सकते हैं? सान्या ने शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को पीने के बाद जल्दी से पूछा। अभी नहीं, क्या तुम नहीं देखती कि बेला को अभी भी सवारी करने के लिए तैयार नहीं किया गया है? विवान ने बेला की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिसके पास कोई सैडल नहीं था। लेकिन तुमने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, सान्या ने एक भरीकुटी के साथ पूछा। ये स्पष्ट था कि वह विवान से ये सुनकर असंतुष्ट थी कि वह उसे बेला को सवारी करने से रोक रहा था। मैंने नहीं कहा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, मैंने बस कहा कि बेला अभी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, विवान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा।
और अगले ही पल उसने शांति से आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की दिशा में देखा। इस समय एक ट्रक उनकी ओर बढ़ रहा था और कुछ ही सेकंड में वह विला के सामने आ गया। सान्या की भौहें थोड़ी उठ गईं जब उसने ट्रक को जिज्ञासा से देखा। इसमें क्या है? उसने पूछा। बस इंतजार करो, विवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये भी इस समय था जब सामंथा ट्रक से बाहर निकली। सान्या स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सामंथा वास्तव में मौजूद नहीं थी। वह प्रशिक्षण और उसके सामने घोड़ी में इतनी व्यस्त थी कि उसने सामंथा को पूरी तरह से भुला दिया था। विवान दूसरी ओर ट्रक के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा और उसके बाद उसने उसे खोला जिसमें एक काला घोड़ा मौजूद था। आह, एक और घोड़ा? सान्या ने आश्चर्य से पूछा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विवान ने एक और घोड़ा खरीदा है। हाँ, ये दूसरी ओर मेरा घोड़ा है, शैडो, विवान ने जवाब दिया जब उसने घोड़े को ट्रक से बाहर आने के लिए इशारा किया। अगले ही पल घोड़ा ट्रक से बाहर आया और विवान के पास खड़ा हो गया। सान्या ने शैडो की भव्यता को देखा, जो ताकत और सुंदरता का प्रतीक था। उसके मखमली काले कोट की चमक सूर्य की रोशनी में चमक रही थी और वह सभी को आकर्षित कर रहा था। उसका मांसल शरीर शक्ति और गरिमा का प्रदर्शन कर रहा था, जबकि उसकी गहरी, बुद्धिमान आंखें एक ज्ञान की दुनिया को अपने भीतर समेटे हुए थीं। शैडो ऊंचा खड़ा था, उसका सिर आत्मविश्वास से ऊंचा था, उसकी नथुनों से हल्की भाप उठ रही थी जैसे वह ठंडी हवा में सांस ले रहा हो। उसका कोट जैसे रात के आकाश में सितारों से सजा हुआ हो और उसकी माने उसके गले में बहती हुई एक काले जलप्रपात की तरह थी। उसके हर इंच में एक शाही हवा थी, जो बेजोड़ सुंदरता और स्वतंत्र आत्मा का प्रतीक थी। जब वह सान्या के सामने खड़ा था, उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली, एक संबंध उसके बीच में चमक उठा। उन क्षणों में जैसे एक मौन समझ उनके बीच गुजरी। बेला की तरह शैडो भी ये पहचान सकता था कि सान्या का विवान के साथ गहरा बंधन है, और नतीजतन उसे भी वह पसंद आया। आखिरकार वे कई बार बातचीत करने वाले थे। सान्या शैडो की आकर्षक उपस्थिति की ओर खींची गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके हाथों में हल्का सा थरथराते हुए उत्साह और श्रद्धा के मिश्रण के साथ। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके मखमली कोट को छूती हैं, उसे उसके रेशमी फर के नीचे छिपी ताकत का अनुभव हुआ। ये एक अनकही सामंजस्य का अनुभव था, जैसे उनकी आत्माएं उस क्षण में एक दूसरे में उलझ गई थीं। उसका दिल उस शानदार प्राणी के प्रति प्रशंसा से भर गया, उसकी अनियंत्रित आत्मा में सुंदरता को पहचानते हुए। जैसे ही सान्या शैडो के कोट को सहलाने में लगी थी, बेला ने एक बार फिर से शिकायत की। ये भी इस समय था जब सान्या को अंततः याद आया कि शैडो के अलावा बेला भी थी। उसने शैडो को अंतिम गले लगाया और फिर बेला के पास लौट आई। बेला ने दूसरी ओर शैडो को एक धमकी भरी नजर दी, जैसे ये चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो कि वह सान्या को उससे चुराने की कोशिश न करे। लेकिन बेशक शैडो ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम घोड़ी चलाना जानती हो? विवान ने पूछा। हाँ, हमने पहले कई बार ऐसा किया है जब हम समूह के रूप में यात्रा करते थे, सान्या ने जवाब दिया। इससे उसे अंततः ये याद आया कि जब वे हमेशा समूह के रूप में बाहर जाते थे, वेंडी, एनजी और सान्या और उनके समान उम्र के अन्य युवा। ये भी इस अवधि के दौरान था जब सान्या ने अपने मन को मुक्त करने का उपयोग किया। आखिरकार वह हमेशा व्यस्त रहती थी और उसे खुद को तनाव मुक्त करने की आवश्यकता थी। यह अच्छा है, मुझे विश्वास है कि तुम घोड़े की सवारी करने के लिए उपयुक्त कपड़े बदल सकती हो, जबकि मैं बेला पर सैडल डालता हूँ, विवान ने सिर हिलाते हुए कहा। सान्या तुरंत सहमत हुई और विला की ओर दौड़ गई। वह घोड़े पर चढ़ने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने ये भी भूल गई कि वह वर्तमान में एक ड्रेस पहने हुए थी। जब सान्या अभी भी बदल रही थी, विवान ने आगे बढ़कर बेला पर सैडल डालना शुरू कर दिया। सैडल सामंथा द्वारा ट्रक में लाए गए थे। शैडो के पास पहले से ही एक सैडल था। जैसे ही विवान ने बेला पर सैडल डालने का काम पूरा किया, सान्या जल्दी से विला से बाहर निकली। वह एक तंग नीली जीन्स में थी जो उसकी आकृति को उजागर कर रही थी, और एक सफेद लंबी आस्तीन की ब्लाउज में। और बिना विवान से कुछ पूछे या कहे उसने बस बेला पर चढ़ गई। वह डरती थी कि विवान उसे ऐसा करने के लिए बहुत सारे शर्तें देगा। विवान दूसरी ओर केवल सिर हिलाकर रह गया जब उसने उसकी हरकत देखी। फिर उसने शैडो पर चढ़ने का काम किया। सामंथा, आओ और हमारे साथ चलो। सान्या ने सामंथा की ओर देखा जो एक तरफ खड़ी थी, और उसे बुलाया। उनके बीच का रिश्ता विकसित हो चुका था, और सान्या ने पहले ही यह भूल गई थी कि सामंथा ने उसे अपहरण करने की कोशिश की थी। विवान ने इस बीच सामंथा को थोड़ी देर तक संकोच करते हुए देखा, और जब उसने देखा कि विवान इस मामले में कुछ नहीं कह रहा है, तो वह बेला पर चढ़ गई। हालांकि बेला थोड़ी असंतुष्ट थी, लेकिन सान्या ने उसे बुलाया था, इसलिए उसने सामंथा को अपने ऊपर चढ़ने की अनुमति देने का निर्णय लिया। हम कहाँ जा रहे हैं? सान्या ने पूछा। हम एक घोड़े की दौड़ के ट्रैक पर जा रहे हैं।
विवान ने जवाब दिया जब उसने लगाम खींची और शैडो ने बाहर जाने के लिए चलना शुरू किया। सान्या ने भी वही किया और बेला शैडो के बगल में चलने लगी। उसने विवान को संदेह से देखा और पूछा, क्या तुमने वास्तव में दौड़ का ट्रैक खरीदा है? हे, ये सच है। विवान ने थोड़ी हंसी के साथ जवाब दिया। आओ, तुम वास्तव में कितनी कंपनियों को खरीद रहे हो? तुम वास्तव में लगभग हर उद्योग में शामिल हो, रियल एस्टेट उद्योग को छोड़कर। क्या तुम वास्तव में श्रेयंका को मार रहे हो? सान्या ने पूछा। उसे ये भी पता था कि विवान ने उसे उन कंपनियों का प्रबंधन सौंपा था जिनमें कम काम था, लेकिन चूंकि विवान के पास जो अन्य कंपनियां थीं वे अभी भी प्रबंधित थीं, ये स्पष्ट था कि श्रेयंका ही उन सभी का काम कर रही थी। इसकी चिंता मत करो, हमने निश्चित रूप से इसे करने के लिए सक्षम लोगों की तलाश की है, लेकिन फिर भी हम हर एक कंपनी पर नजर रख रहे हैं, विवान ने जवाब दिया। साथ ही उसने सोचा कि शायद उसे श्रेयंका को एक ब्रेक देना चाहिए ताकि वह घर वापस जा सके। लेकिन इससे यह नहीं बदलता कि तुम वास्तव में आलसी हो और श्रेयंका पर लगभग सब कुछ छोड़ देते हो, सान्या ने अपनी जीभ चिढ़ाते हुए कहा। और उसके बाद उसने बेला की लगाम पकड़ ली और बेला दौड़ने लगी। विवान केवल मुस्कुराया क्योंकि शैडो ने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में वे पहले ही शांति आवासीय क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे और सड़क पर पहुंच गए थे। हम किस घोड़े की दौड़ के ट्रैक पर जा रहे हैं? सान्या ने पूछा जब वे शांति आवासीय क्षेत्र से बाहर निकल गए। हम किस घोड़े की दौड़ के ट्रैक पर जा रहे हैं? सान्या ने पूछा जब वे शांति आवासीय क्षेत्र से बाहर निकल गए। महान और तेज घोड़े की दौड़ के ट्रैक, विवान ने जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल उसने अचानक देखा कि सान्या के चेहरे पर नाम सुनने के बाद एक बदलाव आया, लेकिन चूंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी, विवान ने पूछने का फैसला नहीं किया। अगर वहां कोई समस्या थी तो वह वहां जाकर उसे हल कर लेगा। जैसे ही दोनों ने एक समझौते पर पहुंचा, दोनों घोड़े अचानक अद्भुत गति से आगे बढ़ गए। उस क्षण में दोनों घोड़ों की गति 100 मील प्रति घंटे से अधिक हो गई थी। ये सान्या के लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि ये पहली बार था जब उसने इतनी अद्भुत गति से चलने वाले घोड़े को देखा था। और निश्चित रूप से अगर कोई सामान्य व्यक्ति घोड़े पर बैठा होता तो वह पहले से ही गिर चुका होता अगर वह तैयार नहीं होता। लेकिन सान्या की क्षमताएं पहले से ही एक सामान्य व्यक्ति से अधिक थीं। इसके अलावा विवान से मिल रही प्रशिक्षण के कारण वह हमेशा चौकस और सतर्क रहती थी। इसलिए जैसे ही बेला ने अद्भुत गति से आगे बढ़ना शुरू किया, उसने बस लगाम को मजबूती से पकड़ लिया। सामंथा भी इस पर चकित थी। हालांकि यह सच था कि उसने इससे तेज गति से चलने वाली चीजें देखी थीं, लेकिन उसने कभी भी इतनी अद्भुत गति से चलने वाले घोड़े को नहीं देखा था। और उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि घोड़ों की गति बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, और कुछ ही समय में घोड़ों की गति लगभग 160 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। और निश्चित रूप से यह घोड़ों की अधिकतम गति नहीं थी। बस चूंकि यह एक शहर था, उन्हें यह ध्यान में रखना था कि वहां अन्य सड़क उपयोगकर्ता भी मौजूद थे। इसी क्षण में अचानक एक दृश्य सामने आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक सफेद और एक काले घोड़े ने अचानक वाहनों को आसानी से ओवरटेक करना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे कहा था, इस बार मैं 100 वाहनों को ओवरटेक करूंगा इससे पहले कि कोई और मुझे ओवरटेक करे। एक मैक्लारेन स्पीड डिटेल में एक युवा व्यक्ति ने गर्व से अपनी बगल में बैठी लड़की से कहा, जबकि वह कार को 100 मील प्रति घंटे की गति से चला रहा था। चूंकि कार की खिड़की खुली थी, युवा व्यक्ति के बाल उड़ रहे थे, जिससे वह कुछ हद तक कूल लग रहा था। वास्तव में वह काफी प्रभावशाली था क्योंकि वह हैंडसम भी था। लड़की का चेहरा वर्तमान में पीला था क्योंकि उसने कभी इतनी तेज गति से चलने वाली कार में यात्रा नहीं की थी। और अगर यह नहीं होता कि वह अपने बगल में बैठे युवा व्यक्ति को नाराज करने से डरती, तो वह निश्चित रूप से उससे कहती कि उसे छोड़ दे। फिर भी वह सहन कर रही थी क्योंकि वह युवा व्यक्ति की बड़ाई सुनती रही। उसी समय उसने आशा की कि उनके सामने मौजूद सभी कारें अचानक रुक जाएं, ताकि युवा व्यक्ति उन्हें तेजी से ओवरटेक कर सके और इतनी अद्भुत गति से चलाना बंद कर सके। क्या तुम सुनिश्चित हो कि पुलिस तुम्हारे लिए परेशानी नहीं खड़ी करेगी? लड़की ने युवा व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। मेरे परिवार के प्रभाव के साथ मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि कोई भी मुझे छू नहीं सकता। क्या ये बस एक जुर्माना भरने की बात नहीं है? ये तो आसानी से सुलझाया जा सकता है, युवा व्यक्ति ने एक तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सुत अचानक युवा व्यक्ति स्टंट हो गया जब उसने महसूस किया कि वास्तव में कुछ उसके पास से अद्भुत गति से गुजर गया है। जब उसने अपने सामने ध्यान केंद्रित किया तो उसने अचानक देखा कि वास्तव में दो घोड़े, एक काला और एक सफेद, उसे पार कर गए हैं और उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गई क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है।
जिस गति से वह गाड़ी चला रहा था और इस तथ्य के साथ कि वह वास्तव में एक अद्भुत चालक था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ओवरटेक करने वाला कोई और कार नहीं बल्कि वास्तव में एक व्यक्ति होगा जो घोड़े पर था। हार मानने के लिए तैयार नहीं, युवा व्यक्ति ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और कार की गति बढ़ा दी। और कुछ ही समय में कार की गति 110 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई। लेकिन उसे आगे बढ़ने से रोकना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक के कारण उसे कार को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। निराश होकर युवा व्यक्ति केवल स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार सकता था और कहा, बस तुम इंतजार करो, मुझे एक मौका मिलेगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे बीच का अंतर क्या है। उसने ये शब्द कहने के बाद वह धीमा हो गया, लेकिन भले ही उसने पहले से कम गति से चलना शुरू किया, यह निश्चित रूप से शहर में गति सीमा से अधिक था। लेकिन फिर भी युवा व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी। विवान और सान्या दोनों को किसी को ओवरटेक करने की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वे दोनों जितनी जल्दी हो सके दौड़ के ट्रैक पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आखिरकार वहां वे अद्भुत गति से चलने की पूरी स्वतंत्रता पा सकते थे। और अब हालांकि हवाएं वास्तव में काफी तेज थीं, लेकिन दोनों की क्षमताएं सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक थीं, और इसलिए वे इसे सहन करने में सक्षम थे। कुछ समय बाद वे अंततः महान और तेज घोड़े की दौड़ के ट्रैक पर पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, गेट खोला गया क्योंकि दौड़ के ट्रैक का प्रबंधक विवान के आगमन की उम्मीद कर रहा था। दोनों ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे घोड़े की दौड़ के ट्रैक की ओर बढ़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो सामंथा अंततः घोड़े से उतर गई। वह नहीं चाहती थी कि वे दोनों के बीच का पल बाधित हो। वह निश्चित रूप से एक वयस्क थी और उसे पता था कि उनके बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम मेरे साथ दौड़ना चाहोगी? विवान ने पूछा। मैं तुमसे नहीं डरती, सान्या ने जवाब दिया जब वह बेला पर झुक गई। यह इस बात का संकेत था कि वह जब भी वह तैयार हो शुरू करने के लिए तैयार थी। ठीक है, क्यों न हम आगे बढ़ें, दौड़ के ट्रैक पर शुरुआती लाइन में प्रवेश करें इससे पहले कि हम प्रतियोगिता शुरू करें, विवान ने पूछा। लेकिन मैं देख सकती हूं कि वहां एक और समूह है जो दौड़ के ट्रैक का उपयोग कर रहा है, सान्या ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। केवल इस क्षण में उसने दौड़ के ट्रैक पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि वास्तव में वहां एक समूह युवा लोग हैं जो अपने घोड़ों पर दौड़ रहे हैं। हालांकि उसे पता था कि विवान ने पहले ही इस दौड़ के ट्रैक को खरीद लिया है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह दूसरों को आनंद लेने से रोके। विवान ने निश्चित रूप से उन्हें देखा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके लिए जब तक सान्या चाहती थी वह समूह से कह सकता था कि वे उन्हें रास्ता दें, और जब वे खत्म कर लें तो वे आगे बढ़ सकते हैं। इसकी चिंता मत करो, हम चारों ओर जाएंगे, बिल्कुल भी उनके रास्ते में नहीं आएंगे। इसके अलावा हमारे घोड़ों की गति को देखते हुए हम निश्चित रूप से रेसिंग को रोकेंगे या बाधित नहीं करेंगे, विवान ने निश्चिंतता से जवाब दिया जबकि वह शुरुआती लाइन की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसने उस पर विश्वास नहीं किया, उसने उसके साथ शुरुआती लाइन की ओर चलने का फैसला किया। और जब वे वहां पहुंचे तो विवान ने 3 से 0 तक गिनती शुरू की, और जैसे ही उसने 0 कहा, दोनों घोड़े तुरंत कार्रवाई में कूद पड़े। इस बार दोनों घोड़ों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, इसके बजाय वे अद्भुत गति से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही समय में वे वास्तव में 200 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच गए। शुक्र है सान्या के बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे, अन्यथा वे पहले से ही बेतरतीब हो गए होते। क्लिपिटी क्लॉप, घोड़े की नालों की तेज आवाज जो जमीन पर अद्भुत गति से बार बार टकरा रही थी, अचानक हवा में गूंज उठी। जो युवा लोग एक दूसरे के खिलाफ दौड़ रहे थे, वे अचानक चकित रह गए जब 2 घोड़े जो कहीं से अचानक प्रकट हुए उन्हें ओवरटेक कर गए। स्टैंड में दर्शकों की एक छोटी भीड़ जो दौड़ रहे युवाओं का उत्साह बढ़ा रही थी, अचानक चकित रह गई जब उन्होंने देखा कि 2 घोड़े अचानक शुरुआती लाइन पर पहुंच गए, और अगले ही पल वे अद्भुत गति से दौड़ने लगे जिससे वे चुप रह गए। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि प्रबंधन ने दूसरों को दौड़ के ट्रैक में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी जब अन्य इसका उपयोग कर रहे थे। वे फिर भी उन 2 घोड़ों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत गति से चकित थे। इसके अलावा दोनों घोड़े सवारों की भव्य और आकर्षक दिखावट ने उन्हें और भी आकर्षित किया। वे ये देखकर हैरान रह गए कि ये दोनों लोग अपने घोड़ों को कैसे नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब विवान अपना निर्णय ले रहा था तो उसने ये भूल गया था कि घोड़ों में भी बुद्धिमत्ता और भावनाएं होती हैं। इस कारण से जब वह और सान्या अद्भुत गति से उनके पास से गुजरे तो यह उन्हें डरा दिया। इस कारण से युवा लोगों को फिर से घोड़ों को नियंत्रित करने में बहुत कठिनाई हुई। इससे इस युवा अमीर बच्चों के समूह को विवान और सान्या पर गालियां देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि वे अभी भी उन घोड़ों की प्रशंसा कर रहे थे जिन पर वे सवार थे। जब उसने ये देखा, विवान ने अंततः ये तय किया कि उन्हें पहले रुकना होगा। यदि दौड़ के ट्रैक पर अन्य लोग मौजूद थे तो वे वास्तव में घोड़ों की पूरी क्षमताओं को नहीं छोड़ सकते थे।
लेकिन किसे पता था कि जैसे ही उन्होंने छोड़ने का फैसला किया, युवा लोगों का समूह वास्तव में उनकी ओर दौड़ पड़ा। उन्होंने दौड़ को भूलकर केवल उन पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। क्या तुम जानते हो कि मेरे घोड़े को कितना डर लगा? और क्या तुम जानते हो कि जब मैं अचानक डर गया कि मैं घोड़े से गिरने वाला हूं, तो मैंने किस तरह का आघात सहा? इस समय एक गुस्से में भरी आवाज उनके कानों में पहुंची। विवान और सान्या दोनों ने अपनी नजरें घुमाई और अग्रणी युवा व्यक्ति को देखा। इस युवा व्यक्ति के छोटे बाल थे जो बैंगनी रंग के थे, और वह महंगे जीन्स, एक लंबी आस्तीन की शर्ट और एक चमड़े की जैकेट पहने हुए था। तुम मुझसे कितने मुआवजे की मांग कर रहे हो? विवान ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ पूछा। हालांकि वह इस युवा व्यक्ति के बोलने के तरीके से असंतुष्ट था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि वह वास्तव में गलत था। लेकिन फिर भी वह सहन करने की एक सीमा थी। युवा व्यक्ति ने यह सुनकर उत्साहित महसूस किया। फिर उसने दोनों घोड़ों, शैडो और बेला की ओर देखा और उसकी आंखों में लालच चमक उठी। और अगले पल उसने शैडो की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वह चाहिए। विवान ने पहले ही युवा व्यक्ति के चेहरे पर अभिव्यक्ति देख ली थी, और जैसे ही उसने युवा व्यक्ति की बात सुनी, उसने बस उस पर तिरछी मुस्कान दी। अगर तुम सोचते हो कि तुम वास्तव में मेरे घोड़े के लायक हो, तो क्यों नहीं तुम आकर इसे ले लेते? विवान ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। उस क्षण में सान्या ने पहले ही देख लिया था कि ये लड़का अब खत्म होने वाला है। आखिरकार विवान पहले से ही नाराज था। हालांकि वह युवा व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए तैयार था, लेकिन सहन करने की एक सीमा थी। शायद 1000 रुपये या कुछ ऐसा। आखिरकार युवा व्यक्ति को चोट नहीं आई थी, और वह बस परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। और अब वह वास्तव में एक घोड़ा मांग रहा था जो उसके स्तर से बहुत बाहर था। और वास्तव में उनके लिए शैडो या बेला के समान स्तर का घोड़ा खोजना असंभव था। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह युवा व्यक्ति को नहीं जानती थी। इसके अलावा वह भी इस बात से असंतुष्ट थी कि वह उन दोनों से कैसे बात कर रहा था। क्या युवा व्यक्ति जब विवान की प्रतिक्रिया सुनता है तो पूरी तरह से चकित रह जाता है। आखिरकार जब विवान ने उसे मुआवजा देने के लिए सहमति दी, तो युवा व्यक्ति ने सोचा था कि विवान वास्तव में उसके बैकग्राउंड के बारे में जानता है। इसलिए विवान ने जो शर्तें देने का निर्णय लिया था, उन्हें मानने का निर्णय लिया था। लेकिन वह घोड़े के साथ उसकी तुलना क्यों कर रहा था? इसके अलावा विवान वास्तव में ये कह रहा था कि वह घोड़े से कम मूल्यवान है। युवा व्यक्ति के चेहरे पर काले रेखाएं उभरने लगीं, क्योंकि वह विवान को गुस्से से घूर रहा था। अगले पल उसने गंभीरता से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम मुझसे घोड़े की तुलना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुआवजा चाहते हो या नहीं? विवान ने युवा व्यक्ति के गुस्से की परवाह किए बिना जवाब दिया। जब युवा व्यक्ति ने यह सुना, तो उसने अचानक याद किया कि उसके सामने का घोड़ा वास्तव में अद्भुत गति का था। वह निश्चित था कि जब वह इसे प्राप्त करेगा, तो वह सभी दौड़ में सफल हो जाएगा। इसके अलावा अगर वह इसे बेचना चाहता था, तो शायद वह इससे अच्छा लाभ भी कमा सकता था। आखिरकार उस स्तर का घोड़ा आसानी से नहीं बेचा जा सकता था। अपनी आंखों में उत्साह के साथ वह शैडो की ओर बढ़ा और उसके कोट को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बेशक शैडो की बुद्धिमत्ता के साथ वह ये जानता था कि विवान वास्तव में मजाक कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर मूर्ख युवा मास्टर ने इसे गंभीरता से लिया। इसलिए शैडो ने अपनी आंखें संकुचित की और अगले पल उसने युवा मास्टर को पेट में सिर से टकरा दिया। उस युवा व्यक्ति के पेट में मारे गए विस्फोटक बल ने उसे लगभग वह सब कुछ उल्टी करने पर मजबूर कर दिया जो उसने पहले खाया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब वह जमीन पर घुटने टेकते हुए अपने पेट को पकड़ रहा था। युवा व्यक्ति के पीछे चल रहे समूह के लोग भी चकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस युवा व्यक्ति को वास्तव में एक बार पीटा जाएगा। इसके अलावा उसे वास्तव में एक घोड़े द्वारा पीटा गया था। तुम युवा व्यक्ति ने संघर्ष करते हुए और कांपते हुए उंगली से विवान की ओर इशारा किया। विवान दूसरी ओर केवल हंसते हुए बोला, मैं क्या? तुम घोड़े को चाहते हो लेकिन वह तुम्हें नहीं चाहता। पहले विवान ने युवा व्यक्ति को मुआवजा देने का इरादा किया था, लेकिन इस बार उसने उस विचार को पूरी तरह से छोड़ दिया। तुम्हारे घोड़े में वास्तव में शेर की हिम्मत है। क्या तुम जानते हो कि उसने किसे मारा है? उसने मेरे छोटे भाई को मारा है, जो कि काटू शहर में सबसे बड़े परिवार का युवा मास्टर है। इस समय एक युवा व्यक्ति जिसने अपने बाल पीले रंग में रंगे थे, ने विवान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम लोग मुझे आंखों में खटकते हो, इसलिए तुम अब जा सकते हो। तुम यहाँ और नहीं हो। विवान ने हाथ हिलाते हुए कहा। इस बार उसने तय किया कि वह सान्या के साथ बिताए गए समय को केवल उनके लिए होना चाहिए, और इसलिए उन सभी को जो उनके बीच का मूड खराब करने वाले थे, यहाँ से गायब होना चाहिए। तुम कौन हो हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए?
क्या तुम सोचते हो कि तुम इस दौड़ के ट्रैक के मालिक हो? पीले रंग के बाल वाले युवा व्यक्ति ने विवान की ओर गुस्से से देखा और पूछा। मैं जा रहा हूं, तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। अभी भी जमीन पर घुटने टेकते हुए, पेट पकड़कर युवा व्यक्ति ने विवान को बड़ी मुश्किल से कहा। उसके बाद उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने संपर्कों के माध्यम से गया और अंत में किसी को कॉल किया। भाई, कोई है जिसने मुझे मारा है, युवा व्यक्ति ने कहा। क्वोट अलिप्सस डॉट डॉट क्वोट। हाँ, ये यहाँ है, महान और तेज घोड़े दौड़ के ट्रैक पर। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा फिर, युवा व्यक्ति ने आगे कहा। कॉल खत्म होने के बाद युवा व्यक्ति ने विवान की ओर देखा और कहा, यह मत सोचो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे। मेरा भाई आ रहा है और जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा, युवा व्यक्ति ने कहा। विवान दूसरी ओर युवा व्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने प्रबंधक से संपर्क करने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह इस परेशान करने वाले युवा लोगों के समूह को बाहर निकाल सके। जब वह खत्म हो गया तो उसने सान्या की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारा मूड खराब हो गया है? तुम क्या उम्मीद करते हो? सान्या ने स्पष्ट रूप से असंतोष के साथ जवाब दिया। पहले वह बेला की सवारी करने के बारे में बहुत खुश थी, लेकिन अब वे यहाँ आए थे और न केवल उन्हें घोड़ों की स्वतंत्रता से सवारी करने से रोका गया था, बल्कि वास्तव में एक युवा व्यक्ति था जो उनके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सान्या को इस बात की चिंता नहीं थी कि विवान मामले को संभालने में सक्षम है, लेकिन वह पहले से ही जो उत्साहित मूड में थी वह अब खराब हो चुकी थी। इसकी चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें मुआवजा दूंगा, विवान ने कहा। इसके बाद उसने अपनी आंखें संकुचित की और प्रबंधन कार्यालयों की दिशा में देखा। वह सोच रहा था कि प्रबंधक यहाँ आने में इतना समय क्यों ले रहा है। इसके अलावा चूंकि उसने हाल ही में इस घोड़े की दौड़ के ट्रैक को खरीदा था, उसने अभी तक दौड़ के ट्रैक के शीर्ष सामान में कोई बदलाव नहीं किया था। इस क्षण में एक युवा व्यक्ति अचानक एक युवा महिला के साथ आया। जिस तरह से वह समृद्ध कपड़े पहने हुए था, ये स्पष्ट था कि वह भी एक प्रभावशाली परिवार से था। और उसके पीछे चल रही लड़की का चेहरा पीला था, जैसे उसने अभी एक भयानक दृश्य का अनुभव किया हो। जब युवा व्यक्ति ने अचानक दोनों घोड़ों को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। अगले ही पल वह दौड़कर दोनों घोड़ों के पास गया और तुरंत उन्हें पहचान लिया कि वे वही थे जिन्होंने वास्तव में उसे ओवरटेक किया था। फिर उसने विवान की ओर देखा और अगले पल उसकी नज़र सान्या पर पड़ी। निश्चित रूप से वह कुछ समय के लिए उस पर ठहर गया, फिर उसने अपनी गला साफ करते हुए पूछा, तुम ही हो जिन्होंने मुझे ओवरटेक किया, है ना? तुम क्या कह रहे हो? विवान ने युवा व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे वह एक मूर्ख हो। उसे इस युवा व्यक्ति के बारे में कोई याद नहीं थी। युवा व्यक्ति अचानक चुप हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे देना है। मुझे लगता है कि वह मैक्लारेन स्पीडटेल चला रहा था। इस समय सान्या ने अनुमान लगाया। सड़क पर वह चौकस थी और परिणामस्वरूप वह ये बता सकी कि युवा व्यक्ति वास्तव में उस कार से संबंधित हो सकता है जिसे उन्होंने पहले ओवरटेक किया था। जिस गति से वह गाड़ी चला रहा था, ये स्पष्ट था कि वह उन सभी लोगों में से एकमात्र था जिन्हें उन्होंने ओवरटेक किया था जो इस बारे में चिंतित हो सकता था। मैक्लारेन स्पीडटेल, मुझे याद नहीं है। हालांकि विवान की याददाश्त बढ़ी हुई थी और वह लगभग सब कुछ याद कर सकता था जो उसने पहले देखा था, लेकिन वह उस चीज को याद नहीं कर सकता था जिसके बारे में वह जानता ही नहीं था। सड़क पर उसने मुख्य रूप से सान्या पर ध्यान केंद्रित किया और परिणामस्वरूप उसने उस मैक्लारेन स्पीडटेल को भी नहीं देखा जिसके बारे में सान्या बात कर रही थी। खैर, उसने देखा था कि वास्तव में उसके सामने कुछ कारें थीं और यही कारण था कि उसने उन्हें ओवरटेक किया। लेकिन कार के मॉडल को याद रखने के मामले में ये समस्या थी। वर्तमान में वह ऐसी कारों की परवाह नहीं कर रहा था क्योंकि उसने पहले ही बाजार में एक नई प्रकार की कार पेश करने की योजना शुरू कर दी थी। धन्यवाद मैडम, कम से कम तुम मुझे याद कर सकती हो, युवा व्यक्ति ने सान्या की ओर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से उदासीन थी तो उसने केवल अपने चारों ओर की भीड़ पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार तुम क्या चाहते हो, लूथर? इस समय बैंगनी रंग के बाल वाला युवा व्यक्ति, जो अभी ठीक हुआ था, ने युवा व्यक्ति की ओर देखा और गहरे चेहरे के साथ पूछा, ओह देखो, ये कौन है? क्लिंटन लिंकन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में यहाँ होगे। और मुझे अनुमान लगाने दो, तुम्हारे चेहरे पर उस अभिव्यक्ति के साथ मुझे यकीन है कि तुम किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। लूथर नामक युवा व्यक्ति ने अचानक मुस्कुराते हुए क्लिंटन लिंकन की ओर देखा। हन्फ, तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? यह मामला तुम्हें नहीं कसेट्सा, क्लिंटन ने लूथर की ओर आक्रामकता से इशारा करते हुए कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि यह दौड़ का ट्रैक तुम्हारे परिवार का नहीं है। इसलिए
मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ आने के लिए प्रतिबंधित नहीं हूँ। इसके अलावा तुम्हें वास्तव में अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए। आखिरकार ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, लूथर ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। हालांकि ऐसा लग रहा था कि क्लिंटन पलटवार करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार लूथर ने जो कहा था वह वास्तव में सच था। किसने हिम्मत की मेरे छोटे भाई को मारा? इस समय एक घमंडी और गुस्से में भरी आवाज भीड़ के कानों में पहुंची। सभी ने अपनी नजरें घुमाई और देखा कि एक आदमी जो अपनी 20 के दशक के अंत में लग रहा था, उसके बाल भी बैंगनी रंग के थे और वह वर्तमान में एक फिटिंग सफेद सूट में था। उसके पीछे एक समूह भारी भरकम पुरुषों का था। भाई, यही है जिसने मुझे मारा। जब क्लिंटन ने देखा कि उसका भाई आ गया है तो वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा और विवान की ओर इशारा किया। चूंकि विवान ने घोड़े को नियंत्रित नहीं किया तो वह जिम्मेदार था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि विवान और लूथर के बीच क्या संबंध था। चूंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे, ये क्लिंटन के लिए विवान पर हमला करने का एक और कारण था। भले ही वह लूथर पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम लूथर के चारों ओर के लोगों को पीटकर वह विवान को अपमानित कर सकता था। बच्चे, चूंकि तुम मेरे भाई को मारने में शामिल हो तो तुम्हें माफी मांगनी होगी। घुटने के बल झुको और मेरे भाई से माफी मांगो, और मुआवजे के रूप में तुम्हें मेरे भाई को तुम्हारे बगल में खड़ी लड़की देनी होगी, क्लिंटन के भाई ने घमंड से कहा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, भीड़ तुरंत हलचल में आ गई। आखिरकार जो वह वास्तव में मांग रहा था वह बस अत्यधिक था। ये देखते हुए कि यह विवान नहीं था जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से मारा, उसे घुटने टेककर माफी मांगने के लिए कहना पहले से ही बहुत अधिक था। लेकिन अब वह वास्तव में उस लड़के से उसकी लड़की देने के लिए कह रहा था। हालांकि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार वे जानते थे कि यह आदमी कितना निर्दयी था अगर कोई भी उसके भाई को कुछ करने की हिम्मत करता। विवान की आंखें संकुचित हो गई क्योंकि उसने उसके सामने खड़े आदमी का निरीक्षण किया। इस क्षण में उसने इस व्यक्ति को एक बहुत गंभीर सजा देने का निर्णय लिया। वह अपनी मंगेतर के बारे में एक वस्तु के रूप में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसके अलावा एक घमंडी बच्चे के सामने उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करना। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कम की हो गया था कि कुछ यादृच्छिक अमीर युवा मास्टर वास्तव में उससे ऐसी चीजें मांग सकते थे। उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने मुख्य रूप से उस आदमी के पीछे चल रहे समूह पर ध्यान केंद्रित किया। भारी भरकम आदमी के अलावा वास्तव में वह व्यक्ति था जिसका वह इंतजार कर रहा था, दौड़ के ट्रैक का प्रबंधक। वह वास्तव में यहाँ था, इस मूर्ख को आने के लिए इंतजार कर रहा था ताकि वह इस समूह को बाहर निकाल सके, जब अचानक यह आदमी वास्तव में इस समूह का समर्थन करने के लिए आ गया। ये सोचकर विवान केवल निराशा में सिर हिलाकर रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति वास्तव में इतना अक्षम होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि पक्षों का चयन कैसे करना है। इसके अलावा चूंकि दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, प्रबंधक वास्तव में नहीं जानता था कि वह कौन था। भाई, मैं भी उसका घोड़ा चाहता हूँ। इस समय क्लिंटन ने शैडो की ओर इशारा करते हुए कहा। वह पहले से ही शैडो से आकर्षित हो चुका था और उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। क्या तुम नहीं सोचते कि लिंकन परिवार बहुत अधिक दबंग है? इस समय लूथर, जिसकी अभिव्यक्ति वर्तमान में गंभीर थी, अचानक पूछने लगा। उसका परिवार, जामियंस और लिंकन परिवार वास्तव में व्यापार की दुनिया में प्रतिकूल थे। उनके स्वामित्व वाले कई व्यवसाय एक दूसरे से टकराते थे, जिससे वे अब सामान्य दुश्मन बन गए थे। इस कारण से वे हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ने की कोशिश कर रहे थे। और हालांकि लूथर इतना सक्षम और बहादुर था कि वह क्लिंटन के सामने किसी भी तरह से कार्य कर सके, लेकिन वह उस व्यक्ति के सामने ऐसा नहीं कर सकता था जो सामने आया था। इस आदमी का नाम विल्सन था। वह वास्तव में एक बर्बर था और उसने अपने कार्यों के परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचा। और अगर यह नहीं होता कि उसे कभी भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा नाराज नहीं किया गया था, तो शायद लिंकन परिवार पहले ही गिर चुका होता। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? विल्सन ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए लूथर की ओर देखा, और इससे पहले कि लूथर खुद को पेश कर पाता, उसने आगे कहा, तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें यहां से बाहर फेंक दिया जाए। भले ही लिंकन परिवार का बड़ा प्रभाव हो, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम वास्तव में मुझे यहां से बाहर फेंक सकते हो, लूथर ने जवाब दिया, हालांकि वह वर्तमान में डरा हुआ था। युवक, तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हें अपने पक्ष का चयन करना चाहिए। यह मामला तुम्हें नहीं कसेट्स, इसलिए तुम बेहतर है कि एक तरफ हट जाओ। अगर तुम इस मामले में शामिल होते रहोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें इस दौड़ के ट्रैक पर जीवन भर के लिए आने से प्रतिबंधित कर दूंगा। इस समय दौड़ के ट्रैक का प्रबंधक जो विल्सन के पीछे चल रहा था, अचानक बोला।
ये केवल इस समय था जब लूथर ने अचानक महसूस किया कि प्रबंधक वास्तव में यहाँ भी था। इस दौरान उसका ध्यान केवल विल्सन पर था। लूथर की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने उसे देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंकन परिवार वास्तव में महान और तेज घोड़े की दौड़ के ट्रैक के साथ संबंध बनाने में सफल हो गया। ये देश के शीर्ष घोड़े की दौड़ के ट्रैक में से एक था। लूथर ने कुछ और कहने से पहले प्रबंधक ने विवान की ओर देखा और कंटेम्प्ट के स्वर में कहा, युवक, तुम भाग्यशाली हो कि युवा मास्टर विल्सन वास्तव में तुम्हारे साथ व्यक्तिगत रूप से निपटने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुम बेहतर है कि घुटने टेक कर माफी मांगो और तुम जो 2 घोड़े रखते हो उन्हें और तुम्हारे बगल में खड़ी लड़की को सौंप दो। इस क्षण में विवान केवल सिर हिलाकर रह गया। चूंकि वह इस दौड़ के ट्रैक का मालिक था, उसने स्पष्ट रूप से दौड़ के ट्रैक के प्रबंधक की छवि देखी थी। जब विल्सन और अन्य ने देखा कि विवान प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो वे अचानक कार्रवाई करने के लिए तैयार होने लगे। विल्सन के एक हाथ के इशारे के साथ उसके पीछे खड़े 4 भारी भरकम पुरुष, जो कि दौड़ के ट्रैक के सुरक्षा गार्ड थे, तुरंत आगे बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे विवान के सामने पहुंच पाते, अचानक एक और आकृति उनके सामने आ गई। और अगले पल, बिना उन्हें ये सोचने का समय दिए कि क्या हो रहा है, वे अचानक पीट दिए गए। इसके अलावा सामंथा ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। जब उसने हमला किया तो हालांकि उसने ये सुनिश्चित किया कि वे मारे न जाएं, कम से कम उन्हें अंततः ठीक होने से पहले अस्पताल के बिस्तर पर बहुत समय बिताना पड़ेगा। और निश्चित रूप से वे फिर कभी अपने चरम पर नहीं लौटेंगे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि विल्सन और प्रबंधक को कोई प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। उन्होंने देखा कि एक महिला अचानक प्रकट हुई और आसानी से भारी भरकम पुरुषों के समूह को पीट दिया। जब भारी भरकम पुरुषों का समूह जमीन पर बेहोश पड़ा था, सामंथा ने तीनों लोगों को घूरा। उस घूरने ने तुरंत उन्हें डरा दिया और वे कुछ कदम पीछे हट गए। सामंथा, बस इतना ही काफी है। इस समय विवान ने अंततः बोला। सामंथा तुरंत पीछे हट गई, चूंकि उसे पता था कि उसे विवान की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उससे भी अधिक मजबूत था। उसने बस सान्या के पास जाकर खड़ा हो गई। विवान ने कुछ कदम बढ़ाए और विल्सन के सामने पहुंच गया। इस समय उसने उस आदमी की आंखों में दृढ़ता और यहां तक कि जिद्दीपन देखा। तुम्हें पता है, तुम्हें वास्तव में ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम किसके साथ उलझ रहे हो इससे पहले कि तुम कुछ करो, विवान ने शांति से कहा। लेकिन उस शांत आवाज के नीचे गुस्सा था। फिर विवान ने अपनी नजरें प्रबंधक की ओर घुमाई। तुम इस जगह के प्रबंधक हो, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तुम जिस तरह से यहाँ आने वाले लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, वह ऐसा है जैसे तुम यहाँ कोई ग्राहक नहीं चाहते। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम अपने काम के तरीके पर मुझसे आलोचना करने के लिए कौन हो। हालांकि प्रबंधक सामंथा की शक्ति के बारे में डरा हुआ था, लेकिन उसने अभी भी याद रखा कि यह एक ऐसा देश है जहां कानून मायने रखता है। इस कारण से वह अभी भी एक सीधा चेहरा बनाए रखने में सक्षम था और विवान से घमंड से पूछा। लेकिन फिर भी उसकी आवाज कांप रही थी, जो स्पष्ट संकेत था कि वह वास्तव में इतना आत्मविश्वास नहीं रखता था। इसी समय अंततः विल्सन ने प्रतिक्रिया दी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, और न ही मुझे परवाह है कि तुम किसी के पास महान लड़ाई की क्षमताएं हैं। तुम्हारी वर्तमान क्रियाओं के लिए तुम्हें मेरी मांगों के अनुसार मुआवजा देना होगा और उस कुशल महिला को मेरी दासी के रूप में देना होगा। जैसे ही उसने कहा, विल्सन ने सामंथा की ओर इशारा किया। क्रैक, मैंने तुम्हें पहले ही काफी सहन कर लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहले से ही पीटने के लिए मजबूर करना चाहते हो, विवान ने कहा जब उसने आसानी से विल्सन की एक हाथ तोड़ दी जो सामंथा की ओर इशारा कर रहा था। मैंने तुम्हें काफी सहन कर लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पहले से ज्यादा जल्दी पीटूं, विवान ने कहा जब उसने आसानी से विल्सन के एक हाथ को तोड़ दिया जो सान्या की ओर इशारा कर रहा था। विल्सन ने दर्द में चिल्लाते हुए विवान की ओर देखा, जो अभी भी उसके हाथ को डर से पकड़े हुए था। इसी समय घुड़दौड़ के ट्रैक का प्रबंधक भी विवान की इस हरकत से हैरान था। तुमने मेरे भाई को चोट कैसे पहुंचाई? इस समय क्लिंटन ने विवान पर गुस्से से चिल्लाया, उसका चेहरा डिसबिलीफ से भरा हुआ था। बाकी सभी की तरह उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान वास्तव में विल्सन पर हमला कर सकता है। इस पल उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि विवान के लिए विल्सन का हाथ एक ही हाथ से तोड़ना संभव था। विवान ने किसी भी चिल्लाहट का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने विल्सन पर ध्यान केंद्रित किया और पूछा, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे आदेश सुनने के लिए हूँ? और तुम मेरी महिला को क्या समझते हो? एक वस्तु जिसे तुम निर्णय ले सकते हो। जितना विवान बोला, उसका चेहरा उतना ही गुस्से से भरा होता गया। इससे पहले कि विल्सन जवाब दे पाता, विवान ने उसे फिर से सीने में लात मारी। बाम! विल्सन जमीन पर गिर पड़ा, फिर से चिल्लाते हुए। उसे महसूस हुआ कि लात से उसके कुछ पसलियां टूट गई हैं। उस समय जो दर्द वह सहन कर रहा था, वह उसके लिए अमानवीय था।
क्लिंटन और सहन नहीं कर सका और तुरंत अपने भाई की ओर दौड़ा। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने चारों ओर देखा और उन युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके साथ थे। फिर उसने उत्तेजित होकर चिल्लाया, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि मेरे भाई को चोट लगी है? तुरंत यहां आओ और उसकी अस्पताल ले जाने में मदद करो। युवाओं के समूह ने उसकी बातों पर सिहरन महसूस की। साथ ही उनमें से हर एक ने एक कदम पीछे हटाया, क्योंकि कोई भी विल्सन के समान अनुभव का सामना नहीं करना चाहता था। विल्सन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास राजधानी में अद्भुत पृष्ठभूमि थी, लेकिन इसके बावजूद उसे पीटा गया था और यहां तक कि उसका एक हाथ भी टूट गया था। ऐसे मामलों में कुछ नॉन बॉडीज जैसे वे हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जब क्लिंटन ने उनके चेहरे देखे तो वह पूरी तरह से नाराज हो गया। इस पल वह वास्तव में इस समूह को पीटने की इच्छा रखता था, लेकिन उसके पास एक प्राथमिकता थी जिस पर उसे ध्यान केंद्रित करना था। बाम थर्ड। क्लिंटन अपने भाई को सांत्वना देने ही वाला था कि अचानक उसे एक लात लगी। उस लात में जो शक्ति थी वह एक दौड़ते बैल के समान थी। क्लिंटन एक तरफ फेंक दिया गया, जबकि विवान ने विल्सन की ओर बढ़ते हुए कहा, जब मैं किसी चीज से निपट रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे बाधित न करो। सान्या ने पहले ही देखा था कि विवान कितना गुस्से में था जब कोई भी उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता था। एरिक इसका एक अच्छा उदाहरण था, क्योंकि उस आदमी ने दुनिया के सबसे भयानक अत्याचारों का सामना किया था। और अब जब उसने विवान के चेहरे पर गुस्से का भाव देखा तो उसे उस दृश्य की याद आई जब एक मजबूत गढ़ का एक अनुभवी व्यक्ति उस स्थिति में यातना सहन कर रहा था जहां वह और चिल्ला नहीं सकता था। उसका शरीर अनजाने में कांप उठा, क्योंकि उसे याद आया कि उसने वास्तव में सान्या का अपहरण करने का इरादा किया था। वह ये सोचकर खुद को भाग्यशाली महसूस नहीं कर सकी कि उसने उस समय सान्या के खिलाफ कुछ नहीं किया। सान्या दूसरी ओर विवान को एक जटिल भाव के साथ देख रही थी। ये विवान का वह पक्ष था जिसे वह ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी पसंद था कि विवान वास्तव में ये सब उसके लिए कर रहा था। वह हमेशा उन सभी के प्रति क्रूर था जो उसके खिलाफ कुछ भी बुरा करने की कोशिश करते थे। इस कारण से उसने विवान के इस पक्ष से नफरत करने का कोई मन नहीं बनाया। आखिरकार ये पक्ष उसे आश्वासन देता था कि विवान हमेशा उसकी रक्षा करेगा जब तक वह कर सके। प्रबंधक दूसरी ओर पहले ही पीछे हट चुका था। हालांकि यह सच था कि वह कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ऐसी स्थिति में जहां दूसरी पार्टी सुनने को तैयार नहीं थी, उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। साथ ही वह विल्सन और उसके भाई को गालियां दे रहा था कि उन्होंने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जो उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि अगर विवान के अलावा कोई और होता तो वे शायद इस समय दया की भीख मांग रहे होते। इस पल उसके पास केवल एक ही विकल्प था कि वह एक तरफ से कुट जाए ताकि विवान उसकी उपस्थिति पर ध्यान न दे। शायद जब वह भाइयों से निपट लेगा तो वह वास्तव में जाने का फैसला करेगा। लेकिन वह कितना गलत था। विवान ने आगे बढ़कर विल्सन के बाकी हाथ को तोड़ दिया, और जब वह इससे निपट चुका तो वह क्लिंटन की ओर बढ़ा जो पहले से ही जमीन पर लौट रहा था, और उसके हाथ भी तोड़ दिए। उसके लिए हमेशा एक समय होता था जब वह निर्णायक और क्रूर होता था, और इस बार दोनों भाइयों ने पहले ही उसकी सीमा को छू लिया था। इस कारण से उन्हें इसकी कीमत चुकानी थी। लूथर ने सब कुछ एक तरफ से देखा। बाकी सभी लोग जो पहले से ही डर में कांप रहे थे, उनके विपरीत वह वास्तव में इस सब का आनंद ले रहा था। विल्सन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे हमेशा परेशान किया था। उसने सोचा था कि विल्सन एक क्रूर व्यक्ति है जो अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अब उसने महसूस किया कि वह कितना गलत था। अब उसके सामने ये युवा व्यक्ति वास्तव में विल्सन से भी बेहतर था, और न केवल वह साहसी था बल्कि वह और भी मजबूत था। और उस महिला के लिए जिसने सभी मजबूत पुरुषों को गिरा दिया था, वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे लूथर ने डर के कारण देखने का भी इरादा नहीं किया। साथ ही वह इस बात से खुश था कि वह एक वासना से भरा व्यक्ति नहीं था। अन्यथा कौन जानता था कि जब उसने सान्या को देखा तो वह कैसे प्रतिक्रिया करता। और हालांकि उसकी नजरें एक पल के लिए उस पर टिकी थीं, लेकिन उसमें कोई दुष्ट इरादा नहीं था। लूथर ने यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी विवान को नाराज न करे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि क्या वे इसके बाद फिर से मिलेंगे, लेकिन वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह इसे याद रखे अगर कभी ऐसा समय आया जब दोनों फिर से मिलें। और निश्चित रूप से दोनों भाइयों की पीड़ा को देखना कुछ ऐसा था जिसका वह इंतजार कर रहा था। हालांकि दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी, लेकिन कोई भी शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता था। कानून के तहत और प्रत्येक परिवार के पास जो प्रभाव था, यह आसान नहीं था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे पर हमला करके बच जाए। जब विवान दोनों भाइयों से निपट चुका तो उसने तुरंत प्रबंधक पर ध्यान केंद्रित किया। ये वह व्यक्ति था जिसका वह वास्तव में इंतजार कर रहा था, लेकिन यह आदमी किसी और को समर्थन देने आया था जो उत्पीड़न करने आया था।
प्रबंधक ने अपने गले को सिकोड़ लिया जब उसने देखा कि विवान वास्तव में उसकी ओर बढ़ रहा है। साथ ही वह खुद को गालियां दे रहा था कि उसने विवान के साथ दोनों भाइयों से निपटने का मौका क्यों नहीं लिया और यहां से भाग गया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने कांपते हुए पूछा। वह पहले से ही डर से भरा हुआ था और अगर उसके पास अब मूत्राशय खाली नहीं होता तो वह पहले ही इसे खाली कर चुका होता। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल की। बेशक वह उसके सामने खड़े प्रबंधक को कॉल कर रहा था। रिंग रिंग रिंग। जब उसका फोन अचानक बजने लगा तो प्रबंधक उस व्यक्ति को मार डालना चाहता था जो उसे कॉल कर रहा था। आखिरकार वह वर्तमान में एक खतरनाक स्थिति में था, लेकिन फिर भी कोई और था जो उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था। कौन जानता था कि विवान और भी गुस्सा हो जाएगा और उसे मार डालने का फैसला करेगा क्योंकि फोन शोर कर रहा था। इसलिए हालांकि यह उसकी सोच थी, उसने विवान को डर से देखते हुए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। इसे उठाओ, विवान ने अपने चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा। कांपते हाथों से प्रबंधक ने तुरंत फोन निकाला और देखा कि उसे कौन कॉल कर रहा है। और जब उसने देखा कि उसे कॉल करने वाला व्यक्ति वास्तव में घुड़दौड़ के ट्रैक का मालिक है, तो उसे तुरंत याद आया कि मालिक वास्तव में कहीं उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं याद कर सका कि कहाँ। लेकिन इस पल में ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद मिल गई हो। इसलिए जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, उसने एक सिलाई मशीन की तरह शब्दों को उगलना शुरू कर दिया। धन्यवाद बॉस, आपने कॉल किया। हम यहाँ पर हमले का सामना कर रहे हैं और हमें सहायता चाहिए। अगर संभव हो तो क्या आप पुलिस को बुला सकते हैं कि वे इस व्यक्ति को यहाँ ले आएं? जैसे ही उसने ये कहा, प्रबंधक एक एक कदम पीछे हटने लगा, जैसे कि उसे डर था कि विवान वास्तव में उस पर हमला कर देगा। लेकिन फिर भी वह हैरान था जब उसने देखा कि विवान वास्तव में कोई हरकत नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। ये भी इस पल में था कि प्रबंधक अचानक अपनी समझ में आया। उसने ये सोचकर खुद को आश्चर्यचकित किया कि उसकी आवाज़ वास्तव में एक गूंज क्यों कर रही थी। जब उसने ध्यान से सुना तो उसे अचानक एहसास हुआ कि जब उसने अपने फ़ोन के माध्यम से बात की तो उसकी आवाज़ वास्तव में विवान के फ़ोन के स्पीकर के माध्यम से आ रही थी। उसकी आंखें आतंक में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने इस तरह की स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। अगले पल जो फ़ोन उसके हाथ में था वह ज़मीन पर गिर गया। फिर उसने विवान को हेल्पलेसनेस और उम्मीद के साथ देखा। क्या तुम बॉस हो? तुम्हें क्या लगता है? विवान ने जवाब दिया जैसे उसने कॉल समाप्त की। आखिरकार एयरटाइम महंगा था। विवान ने प्रबंधक की ओर कदम दर कदम बढ़ते हुए पूछा, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें बुलाया और कहा कि यहाँ आओ। और सच में तुम आए, लेकिन तुमने वास्तव में इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? प्रबंधक पहले से ही पसीना बहा रहा था, क्योंकि वह विवान के हर कदम के साथ 2 कदम पीछे हट रहा था। और जब उसने विवान का सवाल सुना तो उसे अपने बॉस द्वारा बुलाए जाने का समय याद आया। उस समय वह वास्तव में विल्सन से बात कर रहा था और उसने सोचा था कि भले ही उसके बॉस ने उसे निकालने की कोशिश की, वह ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर उसके पास लिंकन परिवार के एक सदस्य का समर्थन हो। इसलिए उस समय उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके बॉस वास्तव में क्या कह रहे थे। उसने उस पल में केवल इतना सुना कि उसे अपने बॉस से कहीं मिलना था, जिसे वह भी याद नहीं कर सका। फिर भी उसे यकीन था कि उसका बॉस घुड़दौड़ के ट्रैक पर यहाँ आने वाला था। और चूंकि ऐसा था, क्योंकि विल्सन यहाँ था, उसे यकीन था कि उसके बॉस को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। इसी समय विल्सन के भाई ने एक कॉल की और विल्सन गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल गया। मौके का फायदा उठाने का फैसला करते हुए उसने वास्तव में 4 बॉडीगार्डों को अपने साथ लिया और मामले से निपटने चला गया। शायद अगर उसने मामले को अच्छे से संभाला तो विल्सन उसे अपने अधीन ले लेगा। उस समय वह शायद घुड़दौड़ के ट्रैक पर राज कर सकेगा। ये सच था कि उसे पहले ही अपने पूर्व नियोक्ता से जानकारी मिल चुकी थी कि उसने घुड़दौड़ के ट्रैक को किसी और को बेच दिया है। लेकिन प्रबंधक को नहीं लगता था कि घुड़दौड़ के ट्रैक को खरीदने वाले व्यक्ति का पिछले वाले की तुलना में ज्यादा प्रभाव था। इसलिए उसने नहीं सोचा कि अगर लिंकन परिवार उसका समर्थन करता है तो कोई भी वास्तव में उसे छूने की हिम्मत करेगा। लेकिन अब विवान को अपने सामने देखकर वह विश्वास नहीं कर सका। ये सच था कि उसने पहले ही लिंकन के युवा मालिकों की चापलूसी की थी, लेकिन अंत में वह वास्तव में अपने बॉस से निपटने की कोशिश कर रहा था। और अंत में उसके बॉस ने उन लोगों से निपटा जिनसे वह समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, और अब उसकी बारी थी। मैं याद करता हूँ, ये बस इतना था कि मैं किसी चीज में व्यस्त था, इसलिए मैं नहीं आ सका। जब उसने विवान के चेहरे पर अधीरता देखी तो प्रबंधक घबरा गया और जल्दी से जवाब दिया, ओह, मैं समझ गया।
तुम व्यस्त थे और वास्तव में नहीं आ सके, लेकिन तुम जादुई रूप से यहाँ मेरे साथ निपटने के लिए आ गए, उस व्यक्ति के साथ जिसने वास्तव में तुम्हें यहाँ बुलाया था। विवान ने कहा, जबकि वह आगे बढ़ता रहा। प्रबंधक पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ एक दीवार से टकरा गई है। और जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि वह अनजाने में उस दीवार तक पहुंच गया था जो प्रशंसकों को कोचों और प्रबंधन स्टाफ के क्षेत्र से अलग करती थी। वह एक तरफ जाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अनजाने में जब उसने पीछे देखा, विवान अचानक उसके सामने पहुंच गया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मैं किस तरह की सजा दूं? न केवल तुमने अपने कर्तव्यों में विफलता दिखाई है, बल्कि तुमने वास्तव में मुझसे मेरे घोड़ों को सौंपने के लिए कहा, और बुरी बात यह है कि तुमने वास्तव में मेरी मंगेतर को एक बेकार युवा मालिक को देने की भी इच्छा जताई। विवान ने पूछा, जबकि वह प्रबंधक के चेहरे के करीब आया। इस पल में प्रबंधक और भी अधिक घबरा गया। वह स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक भी नहीं मिला। आखिरकार ये ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उसने अपने बॉस से बेइज्जती से बात की थी। बाम क्रैक, विवान ने इस मामले पर काफी समय बर्बाद कर दिया था। चूंकि वह अब सान्या के साथ समय बिताना चाहता था, उसने अब सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत प्रबंधक के एक पैर पर लात मारी, उसे पूरी ताकत से तोड़ दिया। प्रबंधक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, और अगले पल एक ऐसा चीख निकली जैसे किसी कसाई खाने में सुअर की हो। वहां मौजूद सभी लोग मौन थे, क्योंकि उन्होंने सभी ने हड्डी टूटने की आवाज सुनी थी। और ये पहली बार नहीं था। वे विवान को ऐसे देख रहे थे जैसे वह एक दानव का अवतार हो। लेकिन निश्चित रूप से उनमें से कोई भी अपनी सोच को जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अन्यथा कौन जानता था कि विवान गुस्सा हो जाएगा और वास्तव में उनके अंगों को तोड़ देगा। जब वह इससे निपट चुका, विवान ने प्रबंधक का एक और हाथ तोड़ दिया। इसके साथ उसने कहा, यह तुम्हारे लिए एक सजा के लिए काफी होना चाहिए कि तुम नहीं जानते कि क्या कहना है, और तुम्हारे काम को ठीक से न करने के लिए सजा के बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे जब मैं यहाँ आने का कारण पूरा कर लूँ। ये सब खत्म करने के बाद विवान सान्या की ओर बढ़ा। उसी समय उसने चिल्लाया, तुम सभी अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। आज के लिए महाकाय और तेज घुड़दौड़ के ट्रैक बंद कर दिए गए हैं। विवान को ये 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वहां मौजूद सभी लोग वास्तव में इस जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की, डरते हुए कि ऐसा करने से विवान को उत्तेजित कर देंगे। इसलिए जैसे ही विवान ने ये कहा, वे तुरंत यहां से भागने लगे जैसे कि उन्हें मौत का पीछा कर रहा हो। कुछ ही समय में क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया। यहां तक कि 3 लोग जो पहले से ही दर्द के कारण बेहोश हो चुके थे, उन्हें भी खींच लिया गया था। लेकिन निश्चित रूप से विवान, सान्या, समंथा, 2 घोड़े और आश्चर्यजनक रूप से लूथर और उसकी लड़की ही यहाँ मौजूद थे। विवान ने लूथर की ओर उठी हुई भौहों के साथ देखा और पूछा, मैंने कहा कि सभी को छोड़ देना चाहिए। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? इसके लिए मुझे खेद है। वास्तव में मैं तुम्हें एक भोज में आमंत्रित करना चाहता था, जिसमें हम भाग लेने जा रहे हैं। इसमें विभिन्न देशों के कई युवा शामिल हैं। लूथर ने जवाब दिया, लेकिन साथ ही वह चिंतित था कि शायद विवान वास्तव में उस पर हमला कर दे क्योंकि उसने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया। मुझे खेद है, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूँ, विवान ने जवाब दिया। हालांकि वह इस भोज के बारे में उत्सुक था जिसमें विभिन्न देशों के लोग शामिल थे, वह वहां जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह इस समय को अपनी मंगेतर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए उपयोग कर सकता था। आखिरकार वह उन अमीर युवा मालिकों के साथ शामिल होने से थक चुका था जो हमेशा सोचते थे कि दुनिया उनके चारों ओर घूमती है। मैं हालांकि उसने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। लूथर काफी निराश था और नहीं जानता था कि क्या कहना है। उसकी बकवास मत सुनो, मुझे बताओ कि भोज के बारे में क्या है, सान्या ने पूछा। लूथर आश्चर्यचकित हुआ जब सान्या ने अचानक उससे बात की, लेकिन फिर भी उसने उत्साह से आगे बढ़कर कहा, वास्तव में यह सभी देशों के चयनित युवाओं के बीच एक प्रतियोगिता है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें केवल उन लोगों को शामिल किया गया है जिनका दोनों देशों में उच्च दर्जा है। यह कब है? सान्या ने फिर से पूछा। ये 3 सप्ताह में होना चाहिए। ये हमारे देश में ग्लेज होटल में आयोजित किया जाएगा, लूथर ने उम्मीद से जवाब दिया। ठीक है, हम वहां होंगे, लेकिन क्या हमें आमंत्रण की आवश्यकता है? ओलिविया ने उत्साह से जवाब दिया, फिर अचानक पूछा। वास्तव में ये कुछ ऐसा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक आप ये साबित कर सकते हैं कि आपके पास देश में युवा उत्तराधिकारियों और मालिकों या महिलाओं के बीच उच्च दर्जा है, आप निश्चित रूप से अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, लूथर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम हमें वहां की उम्मीद कर सकते हो, सान्या ने जवाब दिया। फिर उसने ध्यान वापस बेला की ओर मोड़ दिया।
जब लूथर ने देखा कि विवान ने असहमति नहीं जताई तो उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा जिसके साथ वह आया था और उत्साह से उसके साथ चला गया। हालांकि यह सच था कि उसे नहीं पता था कि विवान के पास किस तरह की पृष्ठभूमि है। अगर वह उस बोझ में शामिल होने में सक्षम था तो इसका मतलब था कि यहाँ तक कि लिंकन परिवार भी उसके साथ निपटने में सक्षम नहीं था। इसलिए वह वास्तव में विवान की क्षमताओं की प्रतीक्षा कर रहा था। न केवल वह वास्तव में अच्छा दिखता था बल्कि उसकी मंगेतर भी वास्तव में उसी तरह की थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसी चीज के लिए इतना उत्साहित क्यों हो? विवान ने साधारणता से पूछा। मैं बस तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना चाहती थी जो तुम नहीं करना चाहते थे, सान्या ने कहा, जबकि उसने उसकी ओर देखा। क्या तुम डरती नहीं हो कि अगर तुम अपने व्यवसायों को इस तरह चलाते रहोगी तो तुम कुछ नहीं कमा पाओगी? सान्या ने पूछा क्योंकि वह उस विषय पर और नहीं रहना चाहती थी। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं इन कंपनियों को चला रहा हूं क्योंकि मैं पैसे चाहता हूं, विवान ने निस्संकोचता से जवाब दिया, जबकि वह उसकी ओर बढ़ा, ये ध्यान नहीं देते हुए कि उसने विषय बदल दिया था। तो इन व्यवसायों का उद्देश्य क्या है? नुकसान उठाना, सान्या ने पूछा, जबकि उसने विवान के चेहरे को देखा जो उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। नियंत्रण प्राप्त करना, विवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। सान्या ने उसके सामने के आत्मविश्वासी चेहरे को देखा और वह उन गहरे आंखों में गिरने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जादू में गिर गई हो और उस जादू का स्रोत विवान की नीली आंखें थीं। इस पल में उसकी सांस अचानक रुक गई क्योंकि वह भारी सांस लेने लगी। उसके चेहरे पर एक लाली आ गई जो अचानक उसके कानों तक फैल गई। सान्या अभी कुछ कहने वाली थी जब अचानक विवान ने उसके गाल को पकड़ा और अगले पल उसने ऐसा कुछ किया जिसने सान्या की आंखों को आश्चर्य से चौड़ा कर दिया। वह अद्भुत गति से आगे बढ़ा और इससे पहले कि सान्या प्रतिक्रिया कर पाती उनके होंठ जुड़ गए। बूम! उस पल में उसके दिमाग में एक विस्फोट हुआ। सामन था। हालांकि यह सच था कि उसकी एरिक के साथ गहरी रिश्तेदारी थी, लेकिन वे कभी भी उस गहराई तक नहीं गए थे। इस कारण से जब उसने देखा कि विवान ने वास्तव में सान्या को किस किया तो वह शर्म से लाल हो गई और अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। लेकिन निश्चित रूप से उसकी उंगलियों के बीच के फासले खुले थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह कुछ भी मिस न करे। दूसरी ओर विवान और सान्या ने सामंथा की हरकतों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इसके बजाय वे एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस पल में वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। सान्या का मन पहले से ही खाली हो गया था क्योंकि वह इस पर प्रतिक्रिया नहीं जानती थी। हालांकि यह सच था कि वह वास्तव में इस पल की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन जब ये हुआ तो उसके शरीर में दौड़ रही उत्तेजना के अलावा उसे आश्चर्य भी हुआ। आखिरकार वे वास्तव में ये बाहर कर रहे थे और सामंथा भी वहां मौजूद थी। लेकिन फिर भी ये विचार केवल एक पल के लिए ही रहे, इससे पहले कि वह अंततः उसे वापस किस करने लगी। विवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके लिए जितना बेहतर वह सान्या के साथ अपने प्यार और रिश्ते को व्यक्त करेगा, उतना ही उसके लिए उन लोगों का पीछा करना आसान होगा जो उसे देख रहे थे। इसलिए उस पल में भले ही उसने वास्तव में इसे देर से किया, कम से कम उनके बीच का रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ गया था। 1 मिनट बाद दोनों अंततः एक दूसरे से अलग हुए। हालांकि वे सामान्य मनुष्यों से अधिक मजबूत थे, 2 मिनट से अधिक समय तक अपनी सांस रोकना उनके लिए निश्चित रूप से काफी कठिन था। इसलिए वे एक दूसरे को देखते हुए हौंफ रहे थे। सान्या पहले से ही शर्मिंदा थी जब उसे एहसास हुआ कि सामंथा वास्तव में उन्हें देख रही थी। वह इतनी लाल हो गई कि उसका गला भी लाल हो गया। तुमने सार्वजनिक रूप से ऐसा क्यों किया? लगभग 1 मिनट बाद सान्या ने अंततः प्रतिक्रिया दी। उसने विवान की ओर देखा और पूछा। हालांकि उसने इसे गुस्से में दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर लालिमा उसे और भी प्यारा बना रही थी। बेशक विवान अब और नहीं रोक सका और उसने उसके गालों को चुटकी ली। मुझे बताओ, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो, मैं फिर से कर सकता हूँ, विवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसी समय उसने अपना चेहरा और करीब किया, जैसे कि वह वास्तव में उसे फिर से किस करने वाला हो। जब उसने देखा कि विवान इस बारे में गंभीर है तो सान्या तुरंत घबरा गई। अगले पल उसने विवान को पीछे धकेल दिया और कहा, इस बारे में भूल जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि हम वास्तव में यहाँ अपने घोड़ों की दौड़ लगाने के लिए आए थे? तो हम इसे बाद में कर सकते हैं, है ना? विवान ने पूछा, जबकि वह बस वही खड़ा रहा। सान्या फिर से लाल हो गई जब उसे याद आया कि अभी हाल ही में क्या हुआ था। अंत में उसने केवल अपनी जीभ चिढ़ाई, फिर बेला पर सवार हो गई और तुरंत भाग गई। विवान ने इसे देखकर बस हंस दिया। इसके बाद उसने शैडो पर सवार होकर कहा, अब देखो, चूंकि बेला को एक नया मालिक मिल गया है, वह वास्तव में मुझसे भागने में मदद कर रही है। नीह। इसके जवाब में शैडो ने बस नीह किया
और अगले पल उसने सान्या और बेला का पीछा करना शुरू कर दिया, जो पहले ही काफी दूरी तय कर चुकी थीं। चूंकि घुड़दौड़ का ट्रैक इस समय खाली था, दोनों घोड़े कम से कम पूरी ताकत से दौड़ सकते थे। सामंथा ने देखा कि दोनों लोग और दोनों घोड़े दूर की ओर दौड़ रहे हैं। साथ ही वह उदासी से अपने पिछले रिश्ते के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। अगर यह न होता कि वह जिस बटरफ्लाई संगठन में थी वह रिश्तों पर प्रतिबंध लगाता है, तो वह निश्चित रूप से एरिक के साथ ब्रेकअप के बाद किसी और आदमी की तलाश करती। लेकिन अब वह केवल किनारे से देख सकती थी। साथ ही वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकी कि शायद अगर वह विवान के साथ रहना जारी रखती तो वह वास्तव में उसे उन प्रतिबंधों को हटाने में मदद कर सकता है जो उस पर लगाए गए थे। उसका और एरिक का रिश्ता बटरफ्लाई संगठन के नेता के सामने उजागर हो गया था, और इस कारण से उसे गंभीर सजा दी गई थी। और अब उसके शरीर में कुछ ऐसा था जो उसे किसी भी प्रकार के रिश्ते में होने पर तुरंत संगठन के नेता को सूचित कर देता। लेकिन निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा था जो भावनाओं पर नजर रखता था। जब तक वे बहुत उत्तेजित नहीं होते वह उपकरण सक्रिय नहीं होता। विवान और सान्या ने एक साथ समय बिताया, अपने घोड़ों के साथ प्रतिस्पर्धा की, बातचीत की, मजाक किया और कभी कभी एक दूसरे के साथ खेला। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने हमेशा किया था, लेकिन यह निश्चित रूप से पहली बार था जब उन्होंने ऐसा घोड़ों का उपयोग करके किया। और जब वे इसके साथ समाप्त हो गए तो उन्होंने अंततः जाने का फैसला किया। निश्चित रूप से सामंथा फिर से बेला पर सवार हो गई। फिर दोनों घोड़े घुड़दौड़ के ट्रैक के प्रबंधन भवन की ओर दौड़ पड़े। चूंकि प्रबंधक को अस्पताल या कहीं और ले जाया गया था, विवान को पहले कुछ व्यवस्थाएं करनी थीं। हालांकि वह श्रेयंका को बुलाकर स्थिति को संभाल सकता था, लेकिन वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसने सहायक प्रबंधक को पाया और कुछ व्यवस्थाएं करने के बाद उसने उसे घुड़दौड़ के ट्रैक का अस्थायी प्रबंधक बना दिया। जहां तक पिछले प्रबंधक से निपटने का मामला था, वह कुछ ऐसा था जिसे विवान आसानी से संभाल सकता था, इसलिए वह अभी इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहता था। इसके बजाय वह नए वाहनों को बाजार में लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। और इसके अलावा अगले दिन मासिक आय आने का समय था, इसलिए वह कुछ पुरस्कारों की उम्मीद कर रहा था, भले ही ये सच हो कि उसने इस महीने में ज्यादा कंपनियां नहीं खरीदी थीं। जब वे विला में वापस आए तो सान्या और अधिक नहीं रोक सकी और तुरंत अपने कमरे में जाकर सो गई। हालांकि उसने पहले ही शरीर को मजबूत करने का समाधान लिया था, लेकिन मानसिक थकावट अभी तक ठीक नहीं हुई थी। उसने विवान के साथ खेलने में बहुत समय बिताया था और इस प्रकार वह पहले से भी अधिक थकी हुई थी। इसके अलावा उसका मन वर्तमान में अव्यवस्थित था और उसे शांत होने का एक मौका चाहिए था। विवान उसे परेशान नहीं करना चाहता था और इसके बजाय उसने अपना लैपटॉप निकाला और कई व्यवस्थाएं करने लगा। एक नए प्रकार की कार का परिचय निश्चित रूप से कुछ बड़ा था। इस कारण से वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहता था जो नए वाहन के लॉन्च के दौरान आयोजित की जाएगी। जहां तक विज्ञापन का मामला था, ये देखते हुए कि द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी वर्तमान में उद्योग की चर्चा का विषय थी, जब तक वे कुछ भी विज्ञापन करते ये ध्यान आकर्षित करेगा। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि विवान ने रोज एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा आयोजित विज्ञापनों को सीमित कर दिया था, जो कुछ भी उन्होंने विज्ञापन किया वह तथ्यों के अनुसार था। इसलिए भले ही ये सच हो कि बाजार में एक नए प्रकार की कार का परिचय और उसके पास मौजूद विशेषताएं लोगों को संदेह में डाल सकती थीं, वह निश्चित था कि इस मामले पर ध्यान देने वाले लोग और भी अधिक होंगे। और निश्चित रूप से वह चीजों को कदम से कदम उठाने वाला था। इसलिए वह पहली कार जो बाजार में पेश करने वाला था वह एक ऐसी कार थी जो खर्चों को कम करती थी और इसके साथ आने वाले लाभों को अधिकतम करती थी। और निश्चित रूप से यह मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होता था। जहां तक निजी वाहनों का सवाल था, ये कहा जा सकता था कि उनके खर्चों को कम किया जाएगा। जिस नई कार का वह पहले परिचय देने वाला था, उसकी अच्छी बात यह थी कि कार के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री बहुत सरल थी, सामान्य कारों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री से ज्यादा अलग नहीं थी। ये बस इतना था कि प्रक्रिया, कनेक्शन आदि बहुत अलग थे, और सब कुछ उस समूह पर निर्भर करता था जिसे काम पर रखा गया था। लेकिन ये ऐसी चीजें थीं जिनसे वे आसानी से निपट सकते थे क्योंकि वे अपने क्षेत्रों में अद्भुत कौशल वाले लोग थे। वर्चुअल नाइटमेयर का अधिकतम उपयोग किया गया था और इसने ऑटोमोबाइल उद्योग में कई प्रतिभाओं को खोजने में मदद की थी। उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के वादे के साथ इन सभी लोगों ने द फ्यूचर टैक्स के लिए काम करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दी, और इसके अलावा उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि उनके पास जो जानकारी थी वह गोपनीय थी। और निश्चित रूप से अनुबंध तोड़ने के साथ आने वाली सजा ये थी कि न केवल ये प्रतिभाएं अपने जीवन में कभी भी ऑटोमोबाइल उद्योग में शामिल नहीं हो पाएंगी और जीवन भर की सजा मिलेगी, बल्कि उन्हें जानकारी और उसके कारण होने वाले नुकसान की कीमत का 10 गुना भुगतान भी करना होगा।
उन प्रतिभाओं के लिए जो पूरी तरह से ऑटोमोबाइल उद्योग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ये सबसे बुरी सजा थी जो वे प्राप्त कर सकते थे, कभी भी इसमें शामिल न होना। विवान ने ये सुनिश्चित किया कि वह केवल उन लोगों को खोजे जो पूरी तरह से ऑटोमोबाइल उद्योग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसलिए भले ही वे जोखिम उठाने के लिए तैयार थे, उन्हें उस कीमत पर विचार करना होगा जो उन्हें चुकानी थी। विला में सान्या के कमरे में वह कई मिनटों से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा करने में असमर्थता महसूस हुई। हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे हमेशा उस पल की याद आती थी जो महाकाय और तेज घुड़दौड़ के ट्रैक पर हुआ था। क्या एक बुली है, सान्या खुद से कहने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वास्तव में एक मुस्कान थी जो उसकी आकर्षक सुंदरता को और बढ़ा रही थी। आपने गुड विशन सिक्योरिटी लिमिटेड से 364 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 36.4 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर से 730 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 73 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने ईडन रेसिडेंशियल बिल्डिंग से 252,500 रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 25.25 मिलियन रुपये प्राप्त करते हैं। आपने द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी से 432 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 43.2 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने ग्लेज होटल से 1.93 अरब रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 193 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने होप अस्पताल से 112 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 11.2 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने प्रॉस्पेरस फार्मास्यूटिकल से 249 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 24.9 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने वर्ल्ड फूड से 19.34 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 1.934 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने द फ्यूचर टैक्स से 24.46 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 2.46 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने ग्रीन वर्ल्ड कंपनी से 9.44 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 944 मिलियन रुपये प्राप्त करते हैं। आपने सेवेज अरेना, जेनरियस फाइटर, विशन पावर और अटैक टू सर्वाइव ग्राउंड से 209.64 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 20.964 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपने द मैजेस्टिक और स्विफ्ट हॉर्स रेसिंग ट्रैक से 984 के रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 98.4 मिलियन रुपये प्राप्त करते हैं। पहली आय, इनाम के रूप में आपको पेशेवर हॉर्स रेसिंग कौशल प्राप्त होता है। आपने अल्फा ऑटो शो से 375.46 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 37.546 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। पहली आय, इनाम के रूप में आपको एक उन्नत संस्करण की कार प्राप्त होती है। आपने रॉबिन्सन ऑटोमोबाइल्स से 294.34 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 29.434 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। पहली आय, इनाम के रूप में आपको पेशेवर स्तर की ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कौशल प्राप्त होती है। आपने चैंपियन गार्ड से 23.65 मिलियन रुपये कमाए हैं। गुणक लागू किया गया, आप 2.365 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। पहली आय, इनाम के रूप में आपको एक उन्नत सुरक्षा प्रणाली कार्यक्रम प्राप्त होता है। विवान ने आखिरी सिस्टम प्रॉम्प्ट के सामने आने के बाद एक गहरी सांस ली। आज सितंबर महीने का आखिरी दिन था और ये विवान के लिए सिस्टम प्राप्त करने के बाद से चौथा महीना था। इस समय विवान ने उस स्थिति के बारे में सोचना शुरू किया जिसमें वह उस समय था जब उसने सिस्टम प्राप्त किया था। लेकिन जब से उसने इसे प्राप्त किया, सब कुछ बदल गया। अब जो चीजें वह पहले केवल सोचता था वे अब उसके लिए उपलब्ध थीं। इसके अलावा यहाँ तक कि वे चीजें जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वास्तव में हो गई थीं। उदाहरण के लिए, वह पहले ही होटल उद्योग पर एकाधिकार करने में सफल हो चुका था। आय पहले ही 1.93 अरब रुपये तक पहुंच चुकी थी। और ये केवल इस कारण से था कि विवान ने ग्लेज होटल द्वारा बेची गई हर सेवा या वस्तु पर 50% छूट दी थी। अन्यथा आय निश्चित रूप से इससे अधिक होती। पिछले समय की बातों को एक तरफ रखते हुए विवान ने इस बार जो कुछ भी कमाया है उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। और निश्चित रूप से वह हमेशा उस नकद राशि को नजरअंदाज करेगा जो उसने प्राप्त की थी। आखिरकार वह पहले से ही एक ट्रिलियनियर बन चुका था और ये कहना गलत नहीं होगा कि वह आजिमा में सबसे अमीर व्यक्ति था। दरअसल उसके पास व्यक्तिगत रूप से पहले से ही 1 ट्रिलियन रुपये थे और दूसरी ओर उसके अधीन कई संपत्तियां थीं और उनमें से प्रत्येक की कीमत बहुत अधिक थी। इन
कंपनियों का मूल्य केवल उन संपत्तियों पर निर्भर नहीं करता था जो उनके पास थीं, बल्कि उन प्रतिष्ठा पर भी निर्भर करता था जो उन्होंने पहले ही बना ली थी। विवान का सबसे अधिक ध्यान उस पहली आय के पुरस्कारों पर था जो उसने प्राप्त की थी। हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को छोड़कर, जिन्हें उसने खरीदा और फिर पहली आय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बेचा, विवान ने इस बार ज्यादा कंपनियां नहीं खरीदी थीं। लेकिन निश्चित रूप से उसने कार उद्योग पर एकाधिकार करने के मामले पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। और निश्चित रूप से वह इसे बाजार में नए प्रकार के वाहनों को पेश करके करने जा रहा था। जो वाहन वर्तमान में बाजार में पेश करने के लिए तैयार किया जा रहा था, वह उन प्रतिभाशाली लोगों द्वारा तैयार किया गया था जिन्हें वर्चुअल नाइटमेयर ने इकट्ठा करने में मदद की थी। विवान ने उनके कौशल का परीक्षण करने का निर्णय लिया और वास्तव में वह प्रभावित हुआ। आखिरकार सब कुछ केवल एक तात्कालिक था। उन्हें पहले से सूचित नहीं किया गया था और इसलिए उन्हें बाजार में मौजूद वाहनों को सुधारने के लिए बहुत कम समय दिया गया था। स्पोर्ट्स कार के बजाय उन्होंने सामान्य सैलून कार लेने का निर्णय लिया। यह निश्चित रूप से समाज में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कार का प्रकार था। विवान ने खुद नई कार का परीक्षण किया और उसे पता चला कि सुधार वास्तव में अच्छा था, लेकिन उसके लिए यह अभी भी औसत था। कार उद्योग में पूरी तरह से हावी होने के लिए उन्हें इससे अधिक की आवश्यकता थी। इसलिए उसने ऑटोमोबाइल से संबंधित 2 कंपनियां खरीदीं और सौभाग्य से उसे वह पेशेवर कौशल मिला जो वह खोज रहा था। इन कौशलों के साथ वह और अधिक चमत्कार पैदा कर सकेगा। फिर पेशेवर हॉर्स रेसिंग कौशल था। भले ही उसे इन कौशलों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि यह सिस्टम द्वारा एक पुरस्कार के रूप में दिया गया था, वह निश्चित रूप से इसे सीखने जा रहा था। जहां तक उन्नत वाहन का सवाल है, जो सिस्टम ने उल्लेख किया था, वह केवल तभी जान सकेगा जब वह उसे प्राप्त करेगा। और अंत में विवान का ध्यान उन्नत सुरक्षा कार्यक्रम की ओर खींचा गया। वह खुद पहले से ही एक शीर्ष स्तर का प्रोग्रामर था और श्रेयन का भी। इसलिए दोनों ने पहले ही जीवीएसएल की सुरक्षा उपायों में सुधार करने में मदद करना शुरू कर दिया था। इससे वे ये सुनिश्चित करने में सक्षम थे कि जीवीएसएल सुरक्षा उद्योग पर तेजी से कब्जा कर रहा था। कौन जानता है, शायद वे सेना से सुरक्षा के कर्तव्यों को भी चुरा सकते हैं। लेकिन फिर एक चीज थी जिसने विवान को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल द मैजेस्टिक और स्विफ्ट हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स से प्राप्त आय वास्तव में उन बहु-करोड़ कंपनियों में सबसे कम थी जो उसके पास थीं। इस समय विवान मदद नहीं कर सका, लेकिन यह सोचने लगा कि पिछले मालिक ने इतनी कम आय के साथ कैसे जीवित रहा। शायद यही कारण था कि वह कंपनी को बेचना चाहता था, लेकिन फिर भी विवान ने प्रबंधक को दोषी ठहराया। आखिरकार केवल एक व्यक्ति की कृपा पाने के लिए वह वास्तव में सैकड़ों ग्राहकों को भगा रहा था। अगर कंपनी की आय में गिरावट आई तो यह अजीब नहीं होगा। सिस्टम, मैं उन्नत सुरक्षा कार्यक्रम प्राप्त करना चाहता हूं, विवान ने अपने दिल में कहा। पुष्टि की गई। अगले ही क्षण विवान ने अचानक महसूस किया कि उसके सामने एक बार सी यादें आ रही हैं जो पहले उसकी नहीं थीं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये यादें उसके साथ मिलकर उसे ऐसा महसूस कराने लगी जैसे वह पहले से ही इस जानकारी को जानता था। लगभग 5 मिनट के बाद जानकारी अंततः उसके मन में समाहित हो गई और केवल एक विचार के साथ विवान वास्तव में इसके बारे में सब कुछ याद कर सकता था। साथ ही वह उस कार्यक्रम से आश्चर्यचकित हो गया जो उसे प्राप्त हुआ था। ये एक कोड की श्रृंखला थी जिसे वह वास्तव में इतनी अच्छी तरह से नहीं समझता था, भले ही वह कंप्यूटर में माहिर था। सिस्टम, इस जानकारी के बारे में विवान को कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं थी, ताकि सिस्टम समझ सके कि वह जानना चाहता है कि उसे प्राप्त पुरस्कार इतना जटिल कैसे हो सकता है। सिस्टम द्वारा होस्ट को दी गई सभी पहली आय पुरस्कार हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जो होस्ट को आवश्यक होती हैं। इसलिए चूंकि आप वर्तमान में कंप्यूटर में मास्टर हैं, ये स्पष्ट है कि आप एक जटिल सुरक्षा कार्यक्रम बना सकते हैं। विवान चुप रहा जबकि वह जानकारी को संसाधित करने लगा। आखिरकार उसने एक चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त की कि वास्तव में कंप्यूटर में उसके द्वारा प्राप्त स्तर से एक स्तर ऊपर और भी है। विवान ने कंप्यूटर मास्टर को एक मुफ्त कौशल स्लॉट का उपयोग करके लेने का निर्णय लिया था, केवल इसलिए कि वह प्रोग्रामिंग और इसी तरह की चीजों के बारे में जानना चाहता था। लेकिन अब ये पता चला कि वह जिस स्तर पर था वह सबसे ऊंचा नहीं था। लेकिन कंप्यूटर के मामले में सबसे ऊंचा स्तर क्या हो सकता है, विवान ने सोचा। लेकिन इस समय उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं करने का निर्णय लिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह अपनी प्राधिकरण को दूसरे स्तर पर अपग्रेड करे, इससे पहले कि वह सिस्टम के स्रोत के बारे में सोचे। इसके अलावा उसे इस उन्नत सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में पहले से ही जानकारी मिल गई थी। ये ठीक वही था जो उसे जीवीएसएल को पूरे सुरक्षा उद्योग पर विजय प्राप्त करने में मदद करने के लिए चाहिए था। और इस तथ्य के कारण कि वह वर्तमान में सैन्य प्रणालियों में हैक करने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से जानता था कि यहां तक कि सेना के पास भी ऐसा कुछ नहीं था।
अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक योजना तुरंत उभरी। इस बार वह वास्तव में देश के राष्ट्रपति के साथ व्यापार करने में सक्षम हो सकता है। अंत में इन सभी बातों को एक तरफ रखते हुए विवान ने अंततः अपने खाते में बैलेंस देखने का निर्णय लिया। आखिरकार भले ही उसने हाल ही में बहुत खर्च किया हो, लेकिन उसने वास्तव में बहुत कमाया भी था। हर अधिग्रहण के साथ उन कंपनियों में जो उसने ली थीं, प्रबंधन में बदलाव के कारण बहुत सुधार हुआ था। फ्लायर्स बैंक बचत खाता वर्तमान बैलेंस 1.381 ट्रिलियन रुपये है। इसके अलावा जो पैसे वह वर्तमान में कंपनियों की आय के रूप में मासिक रूप से प्राप्त कर रहा था, उसके अलावा ये भी एक तथ्य था कि उसने कुछ कंपनियां खरीदी थीं जो कुछ मिलियन की थीं और फिर उन्हें बेच दिया। सिस्टम द्वारा 100 गुना गुणन के कारण वह सभी को अरबों में बदलने में सक्षम था। इस कारण से वह 1 ट्रिलियन रुपये की तरल बैलेंस तक पहुंच गया। मुझे बस यह आश्चर्य है कि क्या फ्लायर्स बैंक वास्तव में इतनी बड़ी राशि को संभालने में सक्षम है। इस पर विचार करते हुए विवान ने अंततः बैंक खरीदने का निर्णय लिया। आखिरकार उसके बैंक खाते में जो पैसा था वह वास्तव में बैंक के वास्तविक मूल्य से भी अधिक था।